इश्क में मर जावा अज़ कलम गुल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ब्लू शर्ट के साथ वाइट जींस पहने, हल्की सी लिप ग्लॉस लगाए, इसने जीने उतरते सब पर सलामती भेजी और मिर्ज़ा साहब के गले लगी। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मिर्ज़ा साहब ने जवाब देते इसकी पेशानी चूमी। इतनी जल्दी क्यों उठ गई महारानी साहिबा? किचन से जूस लेकर आती मिसेस मिर्ज़ा ने तंजन पूछा। ओ मामा, मैंने सोचा मामा की थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ, इसलिए जल्दी उठ गई। कोई काम है तो बताए, बंदी हाजिर है। जायशा ने इनके हाथ से जूस लेते दांत दिखाए। मिर्ज़ा साहब ने अपनी बेटी की अदाकारी देखकर मुस्कुराहट दबाई। कुछ शर्म कर लो, टाइम देखा है, सुबह के 8 बज रहे हैं। बहन बेटियों का काम होता है सुबह सवेरे उठकर नमाज और कुरान पढ़े, और यहाँ तुम्हें सोने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। इसके बाद सुनकर मिसेस मिर्ज़ा का गुस्सा बाउंड्री पार कर गया था। मामा, क्या फ़ायदा बताने का, इसने कौन सा अमल कर लेना है। साथ बैठे वलीद ने अपनी माँ का गुस्सा देखकर आग में घी डालने वाला काम किया। बस बहुत हो गया, अब मैंने सोच लिया आज मैं जाके ले आती हूँ। जायशा ने टेबल पर हाथ मारते संजीदगी से कहा, लेकिन आंखों में इशारत थी। क्या ले आओगी? वली ने हैरानगी से पूछा। शर्म और क्या, हर रोज़ मामा यही कहते हैं कि शर्म कर लो शर्म कर लो। अब मुझ में नहीं है तो किसी और से तो लेनी पड़ेगी ना। मिसेस मिर्ज़ा को आंख मारते हुए शायद से गोया हुई। गौर से सुनते मिर्ज़ा साहब और वली का कहका बेसाख्ता था। चले बस करें आप लोग। अपनी बेगम के तासुरात देखकर मिर्ज़ा साहब थोड़ी सख्ती से बोले तो वो शाफ से नाश्ता करने लगे। बाबा, मुझे यूं ही छोड़ दें। मिर्ज़ा साहब को उठते देखकर जायशा ने जल्दी से कहा। यूनी क्यों? आनिया ने कहा है कि उनकी एक लेक्चरर की शादी है तो उनकी जगह मैं जाऊँ। जल्दी से आ जाओ। ओके, 5 मिनट बस। इतना कहते वो ऊपर भागी तो वो बाहर की तरफ बढ़े। ओके मामा, मैं भी चलता हूँ, अब अल्लाह हाफिज़। मिसेस मिर्ज़ा के सर पर बोसा देते वो किए उठाकर बाहर निकल गया। मिर्ज़ा साहब और मिसेस मिर्ज़ा के 2 बच्चे थे, जायशा और वलीद। जायशा वलीद से 5 साल छोटी थी और सबकी जान बचती थी इसमें। मिर्ज़ा साहब खान फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी फैमिली किसी हादसे की ज़द में आ गई थी। इस हादसे के बाद मिर्ज़ा साहब टूट गए थे, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में उनकी मामूज़ात रोज़ीना शाह आई, जो बहुत नेक खातून थी। उन्होंने मिर्ज़ा साहब को समेट लिया अपनी मोहब्बत से। फिर कुछ ही साल बाद उनकी ज़िंदगी में वलीद आया, जिसने मिर्ज़ा साहब को खुशी से दुबाला कर दिया। इसके 5 साल बाद उनके घर में रहमत आई, जिसका नाम मिसेस मिर्ज़ा ने जायशा रखा, जो हर वक्त उनके नाक में दम किए रखती थी। ज़ैन बेटा, आज आप अलीना को यूनी लेते जाना, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। वो सब इस वक्त नाश्ता कर रहे थे जब शाहीन शाह ज़ैन की फुप्पो ने ज़ैन को देखते प्यार से कहा। अलीना ने हैरत से अपनी माँ को देखा कि कब हुई ख़राब उसकी गाड़ी। शाहीन शाह ने इसे आंखों में इशारे से चुप करवा दिया। फुप्पो, मैंने आज लेट जाना है, वरना ज़रूर मैं अपनी बहन को यूनी ले जाता। बहन पर खासा ज़ोर देकर कहता वो वहाँ से निकलता चला गया। वही शाहीन शाह को इसकी बहन कहना आग ही लगा गया था। वो लीना की शादी ज़ैन से करवाना चाहती थी। बाबा जान, कब कर रहे हैं ज़ैन की शादी? कोई लड़की वड़की देख रखी है या नहीं? जब मुझे शादी करनी होगी कर लूँगा। आप मेरी फ़िक्र में खुद को हल्कान मत करें, बल्कि मेरी बहन की शादी का सोचें। वो जो चाबी लेने वापस आया था, शाहीन शाह की बात का जवाब देते चाबी उठाता वहाँ से निकला। वहाँ बैठे सभी अफराद ने मुस्कुराहट रोकने के लिए अपनी अपनी प्लेट पर झुक गए थे। शाहीन शाह गुस्से और बेइज्जती से सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से वॉकआउट कर गई। इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। ज़ैन को शाहीन क्या सोचेगी? बस वो एक और लफ्ज़ ना सुनो अपने शेर के बारे में। और कोई क्या कहता है और करता है, तुम्हें इन चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महनाज बेगम अभी कुछ और कहती, इससे पहले ही शाह बीबी धाड़ी, बाकी सब ने भी इनको नागवारी से देखा था। महनाज बेगम ने सर झुकाकर आंसू छुपाए। इसको बिगाड़ रखा है, एक दिन खुद ही आप अपने किए पे पछतावा होगा। गुड़िया शाह बुड़बड़ाई। हाशिम, ज़रा बच्चे की यूनी हुआ ना, कल कहीं कोई परेशानी ना हो इसको। शाह बीबी ने हाशिम शाह, जो कि ज़ैन के वालिद से, उनसे कहा। ज़ैन का नाम लेते उनके लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। वो क्या किसी से परेशानी से कम है क्या? गुड़िया शाह फिर से बुड़बड़ाई। शाह बीबी ने इन्हें मशकूक नज़रों से देखा। ना गुड़िया, कब से देख रही हूँ ये तो क्या बुड़बड़ाई जा रही है? अब अम्मा जी कुछ नहीं, दुआ खैर पढ़ रही थी। गुड़िया शाह गड़बड़ा कर बोली। किसके लिए दुआ? आप? हाशिम शाह ने मुस्कुराहट रोकते पूछा तो गुड़िया शाह ने इन्हें घूरा। ज़ैन जहाँ गया उन लोगों की खैर की दुआ। शाह बीबी को अपनी तरफ मुतवज्जा पाते वो बेध्यानी में बोल गई। समझ तब आई जब सबको खुद की तरफ घूरते पाया। नहीं, मेरा मतलब के बस बीबी जान गई हूँ मैं तुम्हारा मतलब। वो भी कुछ कहती कि शाह बीबी बोली। उनको गुस्सा देख कर गुड़िया शाह ने उठने में ही आफियत जानी। जहांगीर शाह उनकी जोजा के 3 बच्चे थे, गुड़िया शाह, हाशिम शाह और शाहीन शाह। गुड़िया शाह की शादी उनके मामूजात से हुई थी, लेकिन गुड़िया शाह की औलाद ना होने की वजह से उनके शौहर ने उनको तलाक दे दी थी। गुड़िया शाह ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया था। वो जानती थी औलाद के बिना कुछ नहीं। हाशिम शाह उनकी जोजा महनाज बेगम का एक ही बेटा था, ज़ैन शाह। शाहीन शाह के शौहर शादी के 1 साल बाद ही इन्हें छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए और आज तक लौट कर ना आए। एली, जल्दी और कपड़े प्रेस कर दो। सनी ने अपने कमरे में ही इसे आवाज़ दी। सहर और एली जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती से कमरे में पहुंची। जी लाला। सनी ने मुड़कर एली के साथ सहर को देखा तो देखते ही रह गया। काले कलर के ट्राउज़र शर्ट पहने, सुनहरी हिरनी जैसी आंखों पर काजल लगाए, गुलाबी गाल जो धूप में काम करने से तमतमा रहे थे, गुलाबी लबों पर हल्की सी लिप ग्लॉस लगाए, बालों को कर्ल करके कंधों पर फैलाए। वो अपने हुस्न और मासूमियत से किसी को भी चारों खाने छत कर सकती थी।
तुम 2 मिनट वेट करो, मैं आती हूँ, प्लीज़ जाना मत। एली ने सहर को देखते ही मिन्नत की तो सहर ने सर हिलाया। कैसी हो सारू? एक नज़र एली को देखकर इसने सहर से पूछा। मैं ठीक हूँ लाला, और मेरा नाम सहर है, सारू नहीं। बेजारियत से कहती इसने एली को देखा, जो इसे अपने इस ठरकी भाई के साथ छोड़कर न जाने कौन से जहाँ में प्रेसिंग करने गई थी। तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे लाला मत कहा करो, मेरे पहले 2 बहन हैं और कोई ज़रूरत नहीं है। सनी ने इसको डराने के लिए थोड़ा तेज़ लहजे में कहा। मुझसे अदब और तमीज़ से बात करो, अगर जो मैंने सिखाया है ना तो तुम बहुत भारी पड़ेगी। सहर ने दांत पीसते कहा। इस इल्लू से बात करने से अच्छा चल उठ सारो, निकल यहाँ से। मुंह में बुड़बुड़ाती वो सोफे से उठकर बाहर की तरफ बढ़ी। अरे रुको एली, उदास हो जाएगी। सनी अपना बाजू आगे करके इसे रोकना चाहा। आइंदा मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं कुछ कह नहीं रही तो ज़्यादा फ्री मत हो मेरे साथ। मुझे 2 सेकंड लेंगे तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने में, और नेक्स्ट टाइम अगर हुक्म चलाया ना तो दोबारा कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगी, समझे? इसके हाथों को पकड़ के जोर का झटका देते छोड़ा और खूनखार नजरों से इसे घूरती वहाँ से वॉकआउट कर दी। इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। अपना बाजू को सहलाते हुए सनी बुड़बुड़ाया। भाई आपकी शर्ट। एली ने शर्ट सनी की तरफ बढ़ाई, जिसलिए वो मुस्कुराया। सहर कहाँ गई? वो सवालिया नजरों से इसे देखकर पूछी। इसको काम था, वो चलेगी, और तुम जाओ खाना बनाओ। इसको हुक्म देता वो चेंजिंग रूम में घुसा। अस्सलाम वालेकुम। इससे क्लास में एंटर होते ही सब खड़े होकर अदब बोले, सवाए एक के जो ब्लैक पैंट शर्ट पर टांग चढ़ा के बैठा था। वालेकुम सलाम। जायशा ने जैन को घूरकर जवाब दिया कि शायद इसे शर्म आ जाए, लेकिन जैन शाह ने इसकी तरफ देखना तक गवारा ना किया। कितना अकड़ू है, जरा तमीज़ नहीं कि रूम में टीचर है। जायशा ने जैन को घूरते दिल में सोचा। जायशा ने सबसे अपना इंट्रोडक्शन दिया सिवाय जैन शाह के। है यू स्टैंड अप। जायशा से बर्दाश्त ना हुआ तो जैन को तहक्कुम भरे लहजे में कहा। इसने आईब्रो झुकाकर इसे देखा, जैसे पूछ रहा हो मुझसे कुछ कहा है। जी जी मोहतरम, आप ही खड़े हों और कुछ अपने बारे में बताएं। जायशा ने दांत पीसकर कहा। जैन शाह हाशिम शाह मेरे वालिद हैं, और इनकी जोजा मेरी वालदा। मेरे वालिद के माँ बाप मेरी दादा दादी हैं हुए, और मेरे वालदा के माँ बाप मेरे नाना नानी हुए। अपने माँ बाप का कुल असासा हूँ, दादा मेरे हैं नहीं, और अपनी दादी का शेर हूँ। मेरे वालिद के 2 बहनें मेरी फूफो हैं, जिनका मैं लाडला हूँ। मेरी वालदा की कोई बहन भाई नहीं। इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी, जबकि जायशा ने खुद पर जब्त किया, वरना दिल तो इसका कहका लगाने का कर रहा था। मैंने सिर्फ आपका पूछा था। जायशा ने बामुश्किल पूछा। कहकर जब्त करते इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। आपने पूछा, मैंने बता दिया। इतना कहते वो वापस अपनी नशिस्त संभाल गया। फिर जब तक क्लास खत्म ना हुई जैन अपने मोबाइल में ही लगा रहा, जिसको देखकर जायशा को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो अपना पहला दिन खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप साध गई। ओके क्लास, कल मिलते हैं, कहते ही वो क्लास से निकल गई। जैन, वो मिस कब से तुम्हारी हरकतें देख रही थी, और शायद गुस्सा में भी थी। क्लास में किसी लड़के ने हंसते हुए कहा। शायद नहीं, पक्का वो गुस्से में थी। देखा नहीं वो कैसे उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जैसे अनार हो। साथ बैठे मीर ने कहकर लगाते हुए कहा। वो शिकायत करेंगी प्रिंसिपल को। एक लड़की ने डरते हुए कहा। प्रिंसिपल को करे या चीफ मिनिस्टर को करे, अपना वीर किसी से नहीं डरता। क्यों वीर है? मीर ने इसे कंधे पर हाथ रख दिखा तो जैन ने इस बात में सर लाया। वैसे इतनी छोटी और प्यारी टीचर, अब पढ़ने में ज़्यादा मजा आना है, और तंग करने में भी। इनकी बातों पे सब हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। इस बात से अनजान के बाहर खड़ी जायशा इनकी बातों को सुन और समझ चुकी है। अब देखो तुम बच्चों, ये छोटी सी मिस क्या करती है। कुछ सोचते वो मुस्कुराई। सदके जाऊं मैं वारी जाऊं, इतने दिल को छू लेने वाली मुस्कुराहट। स्टाफ रूम में एंटर होती सहर ने इसके ब्लाइन ले डाली तो इसकी एक्टिंग पर हंसी। पीछे क्या देख रही हो? इसको अपने पीछे देखकर वो अपने पीछे देखते बोली। मैं देख रही हूँ कि कोई मरमरा ना गया हो। क्या मतलब? अरे इतनी कातलाना मुस्कुराहट है जनाब के होंठों पर, कोई भी मर सकता है। सहर ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो जायशा की हंसी का फवारा छूटा। इसको देखो, सहर भी हंसने लगी। अगर इस वक्त कोई इनको देख लेता तो ये अंदाजा लगाता दोनों ही पागल हैं। अच्छा हुआ क्या? सहर ने मुस्कुराहट रोकते पूछा तो जायशा ने इसे क्लास की सारी बात इसे गोशगुजार कर दी। हाँ, इस क्लास के स्टूडेंट बहुत शरारती हैं, और खासकर वो जैन शाह। इसकी बात सुनकर सहर ने हंसते हुए कहा। अगर वो शरारती हैं तो मैं भी जायशा हूँ। भला जायशा किसी आफत से कम है क्या? इसे गाल पर किस करती वो बाहर को भागी। पहले तो उसको समझ ही ना आई, जब समझ आई तो देखा वो स्टाफ रूम से बाहर जा चुकी है। जायशा इसे बाद में निपटने का सोचती पर्स उठाकर रूम से बाहर निकल गई। अभी वो चूड़ियों के पास ही तभी किसी ने इसको खींचा। वो जो अपने ही ख्यालों में गुम थी, किसी खींचने पर इसे साथ लगी। गुस्से से नजरें उठाकर देखा तो इसकी आंखों में हैरत दर आई। तुम? पर ये नहीं करो, तंग मूड पहले ही ख़राब है मेरा। एली के घर से आने के बाद से ही इसका मूड ख़राब था। अब परिया की बातें सुनकर इसे और गुस्सा आ रहा था। तभी थोड़ा तेज़ लहजे में बोली तो परिया ने उदासी से इसे देखा और आइला खान के पास जाकर मुंह फुला लिया। क्यों, ऐसा भी क्या हुआ तुम्हारा मूड को जो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा? सहर वालदा ने इसे तीखे चतनों से घूट कर पूछा। कुछ नहीं माँ, बस कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ, सहर झुंझलाकर बोली। सहर, अगर तुम्हारा मूड किसी से बात करने का नहीं है तो तुम्हें चाहिए कि इसे प्यार से मना करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मुझे मिलकर हल कर लेंगे। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। अगर हल ना भी कर सके तो तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा।
कोई भी बात दिल में रखने से हम खुद को ही तकलीफ देते हैं। और देखो तुमने परी को भी उदास कर दिया, वो कितनी खुशी से तुम्हें अपनी बुक्स दिखा रही थी। सहर मेरी जान, अगर हम किसी की खुशी का बाइस नहीं बन सकते तो हमें किसी की उदासी का सबब भी नहीं बनना चाहिए। इसके बालों को सहलाते उन्होंने इसे आसानी से समझाया तो सहर ने इनके गले लगकर रोना शुरू कर दिया। आयला खान ने इसे रोने दिया ताकि इसके दिल का गुबार इसे आंसू के साथ बह जाए। अब बताओ क्या हुआ मेरी बेटी को, जो बेचारे इन आंसुओं को भी इतना तंग कर दिया। जब सहर का रोना कुछ कम हुआ तो उन्होंने इसके बाल चेहरे से हटाते हुए पूछा, माँ आज अली के घर। सहर ने इनको सब बता दिया, सोचकर उसको बेचैनी हो रही थी। गुड तुमने अच्छा किया, पर रोना इसको चाहिए था, तुम्हें नहीं। मेरी बेटी तुम तो बहुत बहादुर है ना। इसके माथे में प्यार करते आयला खान ने इसे प्यार से पिचकारा था तो सहर ने मासूमियत से सर इस बात में हिलाया। आप ही पानी। परी ने सहर को रोते देखकर किचन से पानी ले आई। सहर ने इसे पानी लेते इसके फूले हुए गालों को खींचा। आयला खान इनको देखकर मुस्कुराई और किचन की जानिब चल दी। सॉरी आ जाओ, क्या दिखाना था मेरी परी ने। सहर ने सॉरी करते मुस्कुराकर पूछा। वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। परी ने झट से अपनी बुक्स उठाकर इसे दिखाने लगी। कभी हम प्रॉब्लम्स को खुद पर इतना सवार कर लेते हैं कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते और उन छोटी छोटी खुशियों से महरूम रह जाते हैं। प्रॉब्लम्स सबकी ज़िंदगी में होती हैं, बस इनको हल करने का तरीका आना चाहिए। जब हम परेशान या उदास होते हैं तो हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं और माइंड रिलैक्स हो जाते हैं। परी को देखते सहर सोचने लगी। आप ही। सहर को कुछ सोचते देखकर परी ने इसे पुकारा। हाँ। सहर ने परी को देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, दिखाओ बुक्स। मुस्कुराकर कहती उसकी वो किताबें देखने लगी। तुम? सामने जैन को देखकर हैरानगी की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ। इसे दूर हटते एकदम इसने जैन को थप्पड़ जड़ दिया। वो जो अभी कहने लगा था कि आपको गिराने के लिए किसी ने ऑयल गिराया है नीचे, इसके हाथ उठाने पर लब भींच गया। इसके दोस्त जो जायशा वो गिरता देखने के लिए खड़े थे, जैन को थप्पड़ खाते देखकर वहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। जैन ने मुठिया भींचे नजरें उठाकर इसे देखा तो जायशा काली आंखों में छाई सुर्खी देकर घबराकर थोड़ा पीछे हटी। जैन इसको पीछे होते देखकर इसके हाथ को मोड़कर इसकी पुष्ट से लगाते इसकी बुरी आंखों में अपनी काली सुर्ख आंखें गाड़ी। जायशा ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा मगर जैन ने गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। आज तक किसी ने मुझे गुस्से से देखा तक नहीं और तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मेरे माँ बाप ने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और तुम मुझ पर चीख रही हो। इंटरेस्टिंग। मेरी जान, तुम मुझे जानती नहीं हो, इस यूनियन में नहीं हो ना, लेकिन गलती की है तो सजा की हकदार भी तो तुम हो। इससे चेहरे पर आए बालों को हटाते इसने सर्द मगर धीमे लहजे में कहा, अगर इतने ही नवाब साहब हो तो घर बैठो, यूनियन में आने की जरूरत नहीं है। और मैंने कोई गलती नहीं की। जब गलती ही नहीं की तो किस चीज़ की सज़ा? हाँ। जैन की के मेरे जान कहने और अपने चेहरे पर इसके हाथों को लम्स महसूस करके जायशा गुस्से से चेहरा पीछे करती कर रही। आधी यूनी वहीं जमा हो चुकी थी और वह हैरान थे कि जैन शाह ने इसे कुछ कहा क्यों नहीं। इसके सामने अकड़ कर बोलने वाले को भी वो जिंदा ना छोड़े तो ये कैसा चमत्कार होगा। तो अब गिर जाती। साइशा को इर्द गिर्द देखकर इसकी हाथ को नरमी से छोड़कर पीछे हुआ और यूनी से निकलता चला गया। मैं क्यों गिर जाती? मेरी क्या टांगें टूटी हुई हैं? टूटी हुई तो नहीं है मगर टूट जरूर जाती हैं कि वो ना तुम्हें संभालता। जैन को जाते देखकर सहर जल्दी से जायशा के पास आई। क्या मतलब ये देखो। सहर ने इसको सीढ़ियों के आगे गिरा ऑयल दिखाया तो जायशा ने तसव्वुर में ही खुद को सीढ़ियों से नीचे गिरता देखा और जर्जरी ली। हाय अल्लाह जी, अगर मैं गिर जाती ना तो मेरी हड्डियां बचती ना ही इज्जत। सारों ने हंसना था। जायशा रुहानसी होकर बोली, थैंक्स जैन, लेकिन तुम थप्पड़ भी डिजर्व करते थे। जैन का शुक्रिया करते हुए उसके हाथ पकड़ने वाली हरकत और मेरी जान कहने पर दांत पीस कर बोली। सहर साथ खींचती से साथ वाले रूम में ले आई। तुम पागल हो गई हो चुड़ैल, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? जानती भी हो वो कौन है? सहर ने गुस्से से इसे झड़कते हुए कहा। वो इस वक्त यूनियन में खड़ी इसके आज की गई कारिस्तानी पर इसको झड़क रही थी, लेकिन यहाँ परवाह किसी थी? थप्पड़ के ही काबिल था वो शख्स, है ना? इंसान ही है ना, कोई जिनजात तो नहीं है ना? और तुम इसके लिए मुझे सुना रही हो? शर्म करो कुछ। मुंह बना के कहती इसे अभी भी अपने किए पर जरा भी अफसोस ना था। सहर का दिल के अपना सर दीवार में दे मारे जो इसे सीरियसली नहीं ले रही। उफ जेश, वो कोई आम इंसान नहीं है, शाहों का एक अकलौता वारिस है और मैंने तो सुना है वो एक नंबर का जिद्दी अकड़ू सरफिड़ा और किसी की ना सुनने वाला है। इसे घर वालों की भी इसके सामने नहीं चलती। इस पूरे इलाके में इनकी बहुत इज्जत है। जिसे फूहड़ औरत तुम थप्पड़ मार चुकी हो, अब पता नहीं वो क्या करेगा तुम्हारे साथ। जब गाँव की लड़कियों से इसे सुनने को मिला था वो सब इसे गोशगुजार कर दिया था, जिसे सुनकर जायशा भी ऐसे खड़ी थी जैसे तुम कुछ सुना ही ना हो। कुछ नहीं होता, तुम ऐसे ही डर रही हो, थोड़ा ब्रेव बनो। तुम जायशा की दोस्त हो, लोग क्या सोचेंगे? जायशा इतनी इंटेलिजेंट, ब्रेव और सहर निकम्मी डरपोक नहीं, बताओ क्या इज्जत रहेगी मेरी? हाँ। जायशा शारद से आंख पिंग करती बाहर भागी। सहर इसकी तबीयत साफ करने का सोचती इसके पीछे लपकी। जैन बच्ची आज इतनी जल्दी घर आके? जैन को 10 बजे घर आते देखकर गुड़िया शाह ने पूछा मगर वो सबको नज़रअंदाज करता अपने रूम में घुस गया। शाह बीबी के नवाब का मूड ख़राब है, अल्लाह हवेली वालों की खैर करें। गुड़िया शाह बुड़बुड़ाती किचन की तरफ बढ़ी। भाभी छोटे शाह गुस्से में हैं। गुड़िया शाह ने काम करती महनाज बेगम को बताया। घर आ गया है क्या? जी। अच्छा मैं देखती हूँ। हाथ साफ करती वो किचन से निकल गई। छोटे शाह महनाज बेगम की आवाज़ पर इस जल्दी से दरवाज़ा खोला। क्या हुआ आपको? आप परेशान लग रही हैं। बेड पर बैठते उन्होंने नरमी से पूछा। कुछ नहीं हुआ माँ, आप परेशान क्यों होती हैं? इनकी गोद में सरकती
ने सुकून से आंखें मूंदते हुए कहा। लेकिन इनको अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुराया तो उन्होंने बेसाख्ता माशाल्लाह कहा। बस सर में दर्द है, ऐसी ही बात है ना, जाने क्यों इन्हें यकीन ना आया तो इसने सर हिलाया। अच्छा आप फ्रेश हो लो, मैं चाय और दवा भिजवाती हूँ। इसके सर को चूमते हुए मुस्कुराकर बोली और रूम से निकल गई। अलीना आज तुम्हारे शाह का मूड बहुत ख़राब होने वाला है। मीर ने मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखा। अलीना ने आईब्रो झुकाकर इसे देखा। अपनी यूनि में जो न्यू मिसेस जायशा आई है ना, उन्होंने घुमाकर एक थप्पड़ जैन के मुंह पर जड़ दिया और जैन बहुत गुस्से में निकला है यहाँ से। मीर ने बताते इसकी तरफ देखा जो मुंह खोले इसे ही देख रही थी। चलो कल मिलते हैं, जायशा ने इसे गले लगाते कहा तो सहर ने इसे गिर्द मजबूती से हाथ बांधे इसे ऊपर को उठा लिया कि जायशा की चीख निकल गई। हाय मिसिंग, छोड़ मैं गिर जाऊंगी। अब नहीं उतारूंगी, चल अदब और एहतराम से बोल। सहर प्लीज़ मुझे नीचे उतार दें, फिर उतारूंगी। सहर ने इसको गोल गोल घुमाते हुए कहा। अदाब के तुम लायक नहीं और एहतराम मैंने तुम्हें देना नहीं, प्लीज़। के कुछ लगती देखती हो कितना दम है तुम्हारे इन डोलों में, कब तक मुझे उठाकर रखती हो। जायशा ने आंखें घुमाते उंगली इसके बाजू पर घुमाने लगी। पीछे मरो तुम। सहर ने हंसते हुए इसे नीचे उतार कर खफगी से इसे देखा। आया मज़ा, बड़ी आई जायशा को उठाने वाली। चलो भागो अपने घर। जायशा हंसते हुए इसे मिलती गाड़ी में बैठी गाड़ी भगा ले गई। मामा मैं जायशा घर जा रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगी। शाम का वक्त था जब सहर ने आइला खान से कहा जो किचन में समेट रही थी। ख्याल से जाना, उन्होंने मसरूफ़ अंदाज में कहा तो वो सर हिलाती गाड़ी लेकर जायशा के घर के लिए रवाना होगी। ओफ जायश उठा ले कॉल। गाड़ी चलाते वो बार बार जायशा को कॉल करती फ़ोन काफ़ी उलझी हुई लग रही थी। ओ नो नो। बाइक से सर उठाकर सड़क पर देखा तो अपनी गाड़ी के बिल्कुल पास ट्रक को देखा। वो बौखलाई मोबाइल फेंकती इसने जल्दी से गाड़ी राइट साइड में कहा और गाड़ी खुद ही रुक गई। थैंक्स अल्लाह जी। जोर से धड़कते दिल पर हाथ रखने से खुदा का शुक्र अदा किया, वरना इसे लगा कि आज इसका आखिरी दिन है इस दुनिया में। खौफ से इसके पसीने छूट गए थे, अभी भी कांप रही थी। आंखें बंद करके सीट से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। शीशे पर किसी ने नॉक किया तो इसने आंखें खोलकर बाहर देखा जब वो आदमी कुछ कह रहा था। वो अब काफ़ी हद तक खुद को कंट्रोल कर चुकी थी। माथे से पसीना साफ करती वो कार से निकली और इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा हो गए थे। सहर ने गौर किया तो देखा इसकी गाड़ी ने आधी सड़क ब्लॉक कर रखी थी और वो जो समझ रही थी गाड़ी खुद ब खुद रुकी है, लेकिन गाड़ी किसी और की गाड़ी का कबाड़ा करके रुकी थी। ओ बीबी, गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाती क्यों हो? वहाँ देखो गाड़ी का इतना नुकसान कर दिया है। ड्राइवर ने गुस्से से डांटते हुए कहा तो सहर शर्मिंदा हुई। ये क्या तरीका हुआ लड़की से बात करने का? अभी वो कुछ कहती कि ओकब से आने वाली आवाज़ पर थमी। पर सर उन्होंने गाड़ी बन जाएगी, आप ले जाएं, ये दोनों गाड़ियाँ ठीक करवा लें। वलीद ने ड्राइवर को दोनों चाबी देते सर लहजे में कहा तो सहर ने मुड़कर वलीद को देखा जो अभी से ही देख कम घूर ज्यादा रहा था। आए हाथ के इशारे से गाड़ी में बैठने का कहते इसने ड्राइविंग सीट संभाली। कितना बेमुरवत है बंदा, लड़की के लिए दरवाज़ा ही खोल देता है। कार में बैठती वो बुड़बड़ाई, कुछ कहा। वलीद ने सवालिया नज़रों से पूछा तो इसने नफ़े में सर हिलाया। वैसे ध्यान कहा था आपका, इतनी लापरवाही क्या आपको नहीं पता गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए? खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो आनी का क्या होता? सोचा है आपने? इतने केयरलेस कैसे हो सकती हैं आप? जब्त करने के बावजूद भी अपने लहजे को नरम ना कर पाया। ये सोचना भी सुहाने रूह था, अगर गाड़ी ट्रक से टकरा जाती तो। सिसकी की आवाज़ आई तो सहर को देखा जो आंसू बहा रही थी। इसको रोते देखकर वो बौखला गया। हे सहर, सॉरी सॉरी, एक्चुअली तुम्हें डांट नहीं रहा था, मैं बस समझा रहा था कि इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। गाड़ी साइड में रोकती है वो इसकी जानिब टिश्यू बॉक्स बढ़ाते हुए बोला। मैं आने को बताऊंगी कि वली ने डांटा। सो करती भीगी आवाज़ में कहा तो वली मुस्कुराया। ओके मेरी माँ, अब रोना तो बंद कर दो, वरना मेरा यहाँ कोई चुड़ैल देखने का इरादा नहीं है। इसके सामने हाथ जोड़ते वली ने शार्तन कहा। सहर ने खफके से इसे घूरा। आपको चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद किसी जिन से कम नहीं है, सहर ने हंसते हुए कहा तो वली अपने बारे में जिन लफ्ज़ सुनकर ही सदमे में था। अभी घर चलें, सदमा थोड़ा डिले कर ले, मुझे जायश से मिलना है, जल्दी आप घर जाकर सदमे में चले जाना। ओके अब चलो। इसे सदमे में देखकर सहर ने कहका लगाते हुए कहा तो वली ने इसे घूर के कार स्टार्ट की। अस्सलाम वालेकुम। जायशा जैसे ही घर पहुंची सामने किसी फैमिली को देखकर सलाम करती ऊपर रूम में भागी। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आई और किचन में माँ के पास चलेगी। मामा ये कौन है और हमारे घर क्यों है? जायशा ने दिल में मचलता सवाल पूछा। मेहमान और मेहमान घर क्यों आते हैं? उन्होंने उल्टा इसी से सवाल किया। सीधा सीधा जवाब भी बंदा दे सकता है ना, तुम्हें सीधा जवाब समझ में आता है क्या? उन्होंने इसी के अंदाज में पूछा। सही से बताए ना मामा, वो चिड़ी। तुम्हें देखना है, मिसेस शाह ने मुस्कुराकर इसे बताया। क्यों, मैं कोई आर्टिफिशियल पीस हूँ? इसने नासमझी से कहा। यह शायद समझना नहीं चाहती थी। जायशा तुम्हारा हाथ मांगने है, मिसेस मिर्जा ने इसे समझाना चाहा। क्यों भाई, इनके हाथ कहाँ गए जो मेरा हाथ मांगने हैं? मेरे तो हैं ही सिर्फ 2 हाथ, ये भी इनको दे दिए तो सब मुझे टिड्डी कहेंगे। जायशा ने रोने की एक्टिंग करते मासूम सी शक्ल बनाई। दूसरे के भी 2 ही हाथ होते हैं जायशा, फिर भी मैं हरगिज़ अपना हाथ नहीं दूंगी। उनको कहो हॉस्पिटल जाकर ले लें, वहाँ मुफ्त दे देंगे। मिसेस मिर्जा ने घूर कर इसको देखा और बेलन वाला हाथ इसकी जानिब बढ़ाया, जिसे देखकर जायशा तीर की तेजी से किचन के दरवाजे पर पहुंची। मामा आप तो दिल पर ही रहेगी, मैं मजाक कर रही थी। इनके खतरनाक इरादे देखकर वहां से 9 तो 11 हो गई।
ज़हन नहीं आया अभी तक 2 बज तो गए हैं। शाह बीबी ने रात का खाना मेज़ पे लगाती मुलाज़मा से पूछा। शाह बीबी जी वो तो सुबह ही आ गए थे, उनके सर में दर्द था, अभी वो आराम कर रहे हैं। मुलाज़मा ने रटू तोते कितना सब बता दिया। ना रहने दे, आराम कर ले, बच्चा पढ़ कर हो जाता है ऐसा। शाह बीबी ने बेचारा बच्चा ही बना लिया था, इसे पढ़ कर नहीं, आज यूनी में थप्पड़ लगने की वजह से होगा सर दर्द। अलीना ने असल वजह बताई तो सबने हैरानगी से इसे देखा तो अलीना ने शुरू से लेकर सारी बात बता दी। ज़ैन शाह और थप्पड़ नामुमकिन। गुड़िया शाह बीबी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। हाशिम कल ही हम ज़ैन की यूनी चलेंगे, हमारे पोते पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई उस लड़की की। शाह बीबी जलाल में आई। जी आप गुस्सा ना हो, हम कल ही चलेंगे, हाशिम शाह ने संजीदगी से कहा। इस बात का ज़ैन को पता ना चले, शाह बीबी ने कहा तो सबने समझकर सर हिलाया। कुछ तो बात ज़रूर है इस लड़की में जो ज़ैन ने इसे कुछ नहीं कहा। महनाज बेगम पुरसोच अंदाज से मुस्कुराईं। भाई साहब क्या सोचा आपने, प्लीज़ मना मत करिएगा, लड़की की माँ ने पूछा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी बेटी अभी ना समझ है, इन रिश्तों को नहीं समझ पाएगी। मिर्ज़ा साहब ने हल्की से मुस्कुराहट से मना किया। लेकिन भाई साहब, भाई ये वरना खा कर देखिए, मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती है। मासूमे से लड़के को भाई कहती है, वो इसकी माँ का मुंह बंद करवा गई थी। मिर्ज़ा साहब ने मुस्कुराकर अपनी आफत को देखा जो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ रही थी। जायशा, मिसेस मिर्ज़ा ने वार्निंग देने वाले अंदाज में पुकारा। जी मम्मा, बस मैं तो एडवाइस दे रही थी। दांत दिखाती वो वहाँ से खिसक गई, लेकिन जाते वक्त मिसेस मिर्ज़ा को आंख मारना ना भूली। मिसेस मिर्ज़ा ने मिर्ज़ा साहब को देखा तो उन्होंने मुस्कुराहट दबाई। चले हम चलते हैं, लड़की की माँ ने फीके हंसते हुए कहा। अरे खाना तो खाकर जाएं। अरे नहीं बहन, फिर कभी सही, कहते वो वहाँ से दौड़ने के अंदाज में निकले। मुबादा दोबारा रोक ना लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आनी और अंकल। लाउंज में एंटर होते ही सैर ने मिस्टर एंड मिसेस मिर्ज़ा से पूछा तो मिसेस मिर्ज़ा ने वालेकुम सलाम कहते इसे गले लगाया। मिर्ज़ा साहब ने प्यार से सर पर बोसा दिया। कैसी है मेरी बेटी, मिर्ज़ा साहब ने मुस्कुराकर पूछा। आपकी ये बेटी अभी थोड़ी देर पहले मौत को चंद सेकंड की दूरी पर महसूस करके आई है। सैर ने मुंह खोला ही था कि इसे पीछे अंदर आते वली ने इसका भांडा फोड़ा। सैर ने मुड़कर इसे घूरी से नवाजा तो वली ने सीने पर हाथ रखते ज़रा झुककर कबूल किया। हाय अल्लाह, ऐसा क्यों कह रहे हो वली, मिसेस मिर्ज़ा ने दिल पर हाथ रखते पूछा तो वली ने सैर की आंखों से की गई इल्तिजा को नज़रअंदाज करते A to Z सब बता दिया। जिसे सुनकर मिसेस मिर्ज़ा ने सैर को खफके और गुस्से के मिले जुले तासरात से देखा। सॉरी यानी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, आप नाराज़ तो मत होना। सैर ने इनका हाथ पकड़कर शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा तो मिसेस मिर्ज़ा ने इसे अपने साथ लगाया। बच्चा, हमारा कुल असासा ही आप लोग हो, आपका कुछ हुआ तो हम मर जाएंगे। ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है और कुछ और खोने की सकत नहीं है मुझ में, मिसेस मिर्ज़ा ने रोते हुए कहा तो सैर ने इनके आंसू साफ किए। अच्छा सॉरी, रोए तो मत ना। सारू मेरी जान आई, और यहाँ क्या इमोशनल सीन चल रहा है। जायशा ने सैर को मिलते मिसेस मिर्ज़ा की आंखें नम देखकर पूछा। कुछ नहीं, तुम्हें ही याद कर रही थी इसलिए तुमसे मिलने आ गई, सैर ने मुस्कुराकर कहा। ओ मेला शोना, मेरे को मिस कर रहा था, जायशा ने प्यार से गाल खींचते हुए कहा। इसके लबो लहजे सुनकर सब मुस्कुराए बगैर न रह सके। आ जाओ बात सुनो तुम मेरी। जायशा इसको लिए अपने रूम में आई। अब क्या करना है इसके साथ। रात का वक्त था, जैन और मीर डेरे पर बैठे थे, तभी आज का वाकया सोचते हुए मीर ने पूछा। जैन ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। अरे वही जायशा, तमीज़ से नाम ले। अभी मीर कुछ गलत बोलता कि जैन ने वार्न किया तो जैन ने मशकूक नज़रों से इसे देखा। जो मैं समझ रहा हूँ क्या वो सही है, वो नहीं आई है और मुझे नहीं जानती, इसलिए इसे माफ़ कर दिया। जैन ने वजह बताई मगर इसी बात की नफ़ी नहीं की। वीरे, मुझे दाल जलने की बू आ रही है, जैन ने मीर ने मायने खेज लहजे में कहा तो जैन ने इसे घूरा। अपने नाक को संभाल ले वरना दोबारा कुछ सूंघने के लिए सलामत नहीं रहेगी। जैन इसको काली आंखों से घूरता तो इसने दांत दिखाए। मुझे ना एक गाना याद आ रहा है, सुनना ज़रा। बुरी आंखें जो तेरी देखी। इसने गाना शुरू किया और गाना गाता वहाँ से हो चक्कर हुआ क्योंकि वो जैन को उड़ते देख चुका था। बुरी आंखें सोचते इसने मुस्कुराकर सर झटका। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है, मीर ने रज़ा साहब के कमरे में एंटर होते हुए कहा। हाँ आओ बैठो। चश्मा उतार के रखते हुए उसके चेहरे को गौर से देखने लगे, जिसे सब चेहरे से ही पता कर लेंगे। क्या देख रहे हैं बाबा, इनको अपनी तरफ देखता पाकर वो गड़बड़ा गया। कुछ नहीं, तुम कहो क्या कहना चाह रहे हो। वो मुस्कुराया, शायद इन्हें अंदाज़ा था कि वो क्या कहना चाहता है। वो बाबा, आप जैन के घर जाए ना। बच्चे जाता तो हूँ, मेरा कौन सा 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है उनसे, रज़ा साहब ने आम लहजे में कहा। अब उन्हें यकीन हो गया था। नहीं, मेरा मतलब है कि क्या मतलब है वो पता नहीं। मीर ने कंफ्यूज होते सर खुजाया। रज़ा साहब ने जानदार कहकर लगाया। बाबा, आप जानते हो ना यार। शर्मा के कहते हुए सर झुका गया। बरखुरदार, मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि तुम अलीना बेटी को पसंद करते हो। इसका कंधा थपथपाते हुए उसे शर्माने पर हंसे थे। तुम शर्माती ही रहोगे तो मेरा तुम्हारी शादी कराने का फ़ायदा। नहीं बाबा, शादी के 1 साल बाद ही आपको एक बच्चा दे देंगे, आपको और क्या चाहिए। वो शायद से आंख दबाकर बोला तो वो हंसे। फिर कब जा रहे हैं उनके घर, मीर ने बेताबी से पूछा। कल चलते हैं। थैंक्स बाबा, आई लव यू सो मच। रज़ा साहब के गले लगते वो शिद्दत से इनका गाल चूम किया। चल हट बदमाश, रज़ा साहब ने इसे दूर किया। बाबा जान प्रैक्टिस कर रहा था। इनको दांत दिखाते वो जल्दी से बाहर निकला। अब खुशी की खबर अलीना को भी देनी तो थी।
उफ क्या करूँ अब। वो यहाँ वहाँ टहलती काफ़ी बेचैन थी। जब से इसे अपनी गलती का एहसास हुआ था तब से इसकी बेचैनी सवा नेज़े पर थी। वो ऐसी ही थी, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने वाली। यह बात अलग थी कि शर्मिंदा भी वो कभी कभी होती थी। तुम क्या घूर रही हो, कुछ मुँह से फूट पड़ो अब। सैर को अपनी तरफ मायने खेज नज़रों से देखते पाकर वो जज हुई थी। सिंपल है, सॉरी कर लो। क्या वो माफ़ करेगा मुझे? मैंने भी तो सबके सामने हीरोइन की तरह इसे थप्पड़ जड़ दिया। बस अब वो हीरो की तरह मेरा जीना ना हराम करे, बल्कि विलन की तरह मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ले। वो नॉवल की बहुत अभी अभी नॉवल की हीरो हीरोइन को सोचते बोली थी, लेकिन अगर उसने माफ़ ना किया तो? सहर ने पूछा तो जायशा ने आंखें घुमाई। है ना करे तो ना, नहीं करना तो ना करे। मैं मिन्नतें नहीं करूंगी इसकी, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो अभी भी मुझे लान तान कर रहा है। बेचारगी से बोलती वो कुछ सोच कर मुस्कुराई। क्या सोच कर मुस्कुराया जा रहा है? सहर ने अपने कंधे को उससे कंधे से मारते शाहिद से पूछा। बकवास नहीं करो यार, जायशा ने बोलते मुंह फेरा। अच्छा सॉरी नहीं करती, बोलो क्या सोच रही हो? सहर ने संजीदा होते हुए पूछा। बस इतना कि उसके तो अच्छे भी माफ़ करेंगे मुझे, छुटकी बजाकर कहते वो धड़ाम से बेड पर जा गिरी। तो सहर ने कहका लगाया। अच्छा मैं चलती हूँ। सहर ने टाइम देखा तो उठ खड़ी हुई। आज रुक जाओ ना, फिर कभी जायश, आज नहीं सॉरी। सहर ने कहा तो जायशा समझती सर हिला गई। अपना ख्याल रखना, ओके आराम से जाना, जायशा ने इसे गले लगाते हुए कहा। जी अम्मा जी, आपका ऑर्डर। और लोहे का गार्ड, सहर ने हाथ जोड़ते एहतरामन कहा तो जायशा खिलखिलाई। जायशा उठ जाओ वरना आप थप्पड़ खाओगी। पिछले 15 मिनट से उठा रही थी मगर जायशा टस से मस ना हुई। मिसेस मिर्जा ने तंग आकर कहा, मगर यहाँ पर वाकई से थी, तुमने यूं नहीं जाना है, फिर मत कहना बताया नहीं था। वो कहती कमरे से निकल गई। पीछे जायशा जो सोने का नाटक कर रही थी झट से उठ बैठी। टाइम देखा तो 7:30 हो रहे थे। अलमारी से ड्रेस लेती वो वॉशरूम में घुसी। ओहो मम्मा लेट हो गया, यही आप जल्दी उठा देती। फ्रेश होकर नीचे आते जायशा ने इनको तंग करने के लिए कहा तो मिसेस मिर्जा ने इसे गुस्से से देखा। कब से ही उठा रही थी, लेकिन तुम तो जैसे मर्दों से शर्त लगाकर सोती हो। मैं बता रही हूँ जो कल से तुम टाइम पर ना उठी तो पॉकेट मनी भी नहीं मिलनी, खाना भी खुद गर्म करके खाना और बाहर जाना भी बंद। मिसेस मिर्जा ने संजीदगी से कहा तो जायशा ने मजलूम से शक्ल बनाकर इन्हें देखा जैसे उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो। मम्मा ऐसे तो मत कहें, मैं मर जाऊंगी। इतना बड़ा जुल्म ना करें मुझ पर। खान बेगम ना करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें कैसे कहाँ से ला के खिलाऊंगी खाना? आपको तरस नहीं आएगा ज़रा भी? ड्रामाई अंदाज में इनका हाथ पकड़ के कहा तो मिसेस मिर्जा ने मुस्कुराहट रोकने के लिए रुख फेरा। ज़्यादा ड्रामे ना करो और मैंने जो कहा है उसे धमकी मत समझना। जायशा ने इनको हंसते देखकर अपनी एक्टिंग को ख्याल में ही बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड दे दिया, मगर इनकी अगली बात सुनकर इसे अपनी एक्टिंग पर लानत भेजते इन्हें देखा जो काफ़ी सीरियस लग रही थी। बाबा और भाई कहाँ हैं? इनको जल्दी जाना था, सब वो चले गए, तुम भी अब जल्दी करो। जी मेरा हो गया। वो जूसा ग्लास टेबल पर रख के जाने लगी। जायशा नमाज पढ़ा करो बच्चे, मुझे पता है तुम्हें मेरा डांटना बुरा लगता है, मगर एक दिन तुम मेरी बातों को याद करोगी। ज़िंदगी आसान है तो खुदा का शुक्र करो, लेकिन तुम तो भूल ही गई हो। तुम्हें याद भी आखिरी आखिरी बार कब तुमने नमाज अदा की थी? मेरी एक बात याद रखना जायशा, सिर्फ मुश्किल ही नहीं, खुशी में भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जो सुकून दुनिया में नहीं मिलता वो खुदा को याद करके मिलता है। वो ही एक पाक ज़ात है जो हमारी राज रखती है। यहाँ मौजूद वो हर शख्स, चाहे वो तुम्हारे अपने हो या कोई दोस्त, कभी ना कहीं हमें दुख और दर्द और दिखावे दे जाते हैं। सिर्फ अल्लाह ताला ही हमें संभाल सकते हैं। वही हमारी मुश्किलों को हल करते हैं, वही हमारे एतबार को कायम रखते हैं। मेरे बच्चे, आज हम हैं तुम्हें समझाने के लिए, कल हो या ना हो तो फिर कौन समझाएगा? इनकी सारी बात गौर से सुनते आखिरी बात पर तड़प कर इनको देखा। बुरी आंखों में आंसू झलमलाने लगे थे। मामा ऐसा तो मत कहें, अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे, मुझे हमेशा अपने मामा बाबा के पास रहना है। आप यही चाहती हैं ना कि मैं खुदा को याद क्या करूं, इनकी इबादत करूं? पक्का करूंगी, लेकिन आप परमिशन आज आप प्रॉमिस करें फिर मुझे, फिर कभी भी आप इस तरह की बात नहीं करेंगी। जायशा ने रोते हुए कहा। इनकी बात सुनकर इसे लगा जैसे किसी ने इसकी सांसें रोक दी हो। मेरी झल्ली बेटी, इसके आंसू पूछते मिसेस मिर्जा ने नम आंखों से मुस्कुरा दी। चलो अब जाओ, पहले ही बहुत लेट हो गई हो, अपना ख्याल रखना। मिसेस मिर्जा को गले लगाती वो बाहर को भागी। सहर क्या सोच रही है, चले आ जाए। सहर जो वलीद के बारे में सोच रही थी, आयला खान की आवाज़ पर चौंकी। जी जी आ रही हूँ, जल्दी से कहती वो नीचे को भागी थी जहाँ आयला खान गाड़ी में इसका इंतजार कर रही थी। खैरियत, इतनी देर से बुला रही थी? सॉरी मम्मा, बस काम था थोड़ा। सहर ने गाड़ी में बैठते हुए कहा तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ओह सरकार, आज सूरज कहाँ से निकला है? जैन को टाइम पर उठते देखकर मीर ने शारतन कहा। क्यों, तुम अंधे हो क्या? जैन ने सवालिया नज़रों से इसे देखा तो मीर ने मुंह बिगाड़ा। हद है, बंदा कोई मजाक ही कर लेता है। तुम हर वक्त क्यों सड़े हुए रहते हो? हाँ अब तो सरकार ने भी ढूंढ लिया, फिर तो सड़ी हुई शक्ल ना बनाया करो, मीर ने आंख बंद करते हुए कहा तो जैन ने बेसाख्ता ही कहकर लगाया। वहाँ मौजूद लड़कियाँ, क्या लड़के भी इसे देखने लगे जो हंसता काफ़ी कम था, मगर जब हंसता था तो देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेता था। सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो संजीदा होते हुए क्लास की तरफ बढ़ा। और जालिम, मुझे भी लेते जाओ, भुलाई का ज़माना ही नहीं है। एक मैंने इसको हंसाया और ये थैंक यू कहने के बजाय मुझे ही छोड़कर भाग रहा है। मीर ने इसके पीछे जाते हुए जल कर कहा था।
जायशा यूनी पहुंचते ही सीधा क्लास में गई। इसने नज़र घुमाकर देखा जैन ने वाइट शर्ट ब्लू पैंट कोट पहने वो बहुत वजीह लग रहा था। पहले की बरक्स वो आज टाइम पर यूनी आया था। जैन की नज़र जैसे ही क्लास में एंटर होती जायशा पर पड़ी जो काफ़ी लेट थी। इसने गौर किया इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, रोने से छोटा सा नाक ऐसा लाल हो रहा था जैसे जोकर का होता है। इसने लेक्चर स्टार्ट किया, वो जल्दी ही फ्री हो चुके थे। जायशा ने चेयर पर बैठते इसकी बैग से सर टिकाया और मिसेस मिर्जा की बातों को सोचने लगी। क्लास में सबने ही इसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट और इसकी बेध्यानी भी नोट की थी और जैन इसका बस नहीं चल रहा था वो जाके इससे इसकी परेशानी की वजह पूछ लेता, लेकिन खुद पर काबू किए बैठा रहा। जायशा को कब से खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। इसने सुर्ख आंखें खोली तो जैन को अपनी तरफ देखता पाया। अचानक ही इसे याद आया इसने तो सॉरी करनी थी। इसने इर्द गिर्द नजर घुमाई तो सभी अपनी अपनी बुक्स पर झुके हुए थे। वो उठकर इसकी तरफ बढ़ी, इसको अपनी तरफ आते देखकर जैन मुस्कुराया। वही मीर ने इसका कंधा मारा, इसे घुरी से नवाजते वो जायशा की तरफ मुतवज्जा हुआ जो न जाने क्या कह रही थी। कल जो भी हुआ मैंने जान कर नहीं किया था, गुस्से में हो गया, सो आई एम सॉरी। जायशा का लहजा ऐसा था जैसे सॉरी बोलकर इसने जैन पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। जैन ने मुस्कुराकर इसकी आंखों में देखा। आंखें अंदर कर लो वरना निकल कर गिर जाएंगी। इसके बिना पलक झपकाए मुसलसल खुद को देखने पर वो चिड़ी, आंखें नीचे करोगे अब फाड़ खाने वाले लहजे में कहते इसकी आवाज़ ज़रा ऊंची हुई थी। पूरी क्लास काम छोड़े मज़े से इन्हें देखने लगी थी जैसे यहाँ कोई शो चल रहा हो। आहिस्ता बोलो लड़की, नाजुक से कान है मेरे। अपने कान को सहलाते हुए कहा, लेकिन इसकी नज़रें अभी भी जायशा के चेहरे का तवाफ कर रही थी जिसे गुस्से से घूर रही थी। आंखें नीचे करो जैन। पूरी क्लास को अपनी जानिब देखते पाकर वो गुस्से से सुर्ख होती धाड़ी थी, मगर वो असली ढीठ बना इसको देखता रहा था। आंखें नीचे करो वरना 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 एक टीचर की बात ना मानने पर मैं थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। जायशा ने खुद पर जब्त करते थोड़े धीमे मगर तेज लहजे में कहा था। मारो। जैन ने कहा तो सबने हैरत से एक दूसरे को देखा। वो क्यों इस लड़की का गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। वही जायशा का मीटर घुमा। तड़ाक जायशा ने घुमा के एक जनातेदार थप्पड़ इसे गाल पर दे मारा था। भाई खड़े लोगों में कुछ का हाथ मुंह और कुछ का दिल पर गया था। मजा नहीं आया, खाती वाती नहीं हो क्या? इतना हल्का हाथ मुझ जैसे इंसान का क्या बिगाड़ लेगा? हाँ, जैन ने हल्की सी मुस्कुराहट से इसे देखते हुए पूछा। बकवास बंद करो, तुम जैसा पत्थर का बना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। गुस्से से इसका नाजुक सा बदन कांप रहा था। जायशा का दिल किया इसको जान से ही मार दे, मगर हाय रे किस्मत, इस पर भी पाबंदी। वो सुकून से खड़ा अभी भी इसे ही देख रहा था। उफ अल्लाह जी, मेरा हाथ लगता है आपने इसमें किसी जानवर की रूह डाली है। जितना मार लो इसका कोई असर ही नहीं पड़ता। जायशा आसमान की तरफ देखकर बुड़बुड़ाई। जैन इसकी बुड़बुड़ाहट सुनकर महफूज हुआ। मरो तुम। एक कारदार नजर जैन पर डाले वो चल के कहते गुस्से से सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची। आने किस तरह का बदतमीज लड़का है। जरिश दरवाजा खोल कर बोलती सामने लोगों को बैठा देखकर इस की जुबान को ब्रेक लगी। इसने जुबान दांतों तले दबाकर आंख इनके साथ बैठी अपने आने को देखा जो इसे ही घूर रही थी। सॉरी मैं बाद में आती हूँ, माजरत करती वो जाने को पलटी। रुको लड़की इधर आओ। एक खातून इसे सख्त लहजे में बुलाया। जी आंटी। आयला खान को देखती हुई उस खातून के पास आई। मिस जायशा, ये जैन शाह की फैमिली है। क्या इस पत्थर जैसे इंसान ने अपने घर की शिकायत लगाई मेरी? उफ, अब क्या करेगी तू जायशा? इसने दिल ही दिल में बोलते शाह बीबी की तरफ देखा जिनके तेवरों से लग रहा था अपनी आंखों से ही जान निकाल लेंगी। ऑल इज वेल। साइशा तुमने कुछ गलत नहीं किया, बी ब्रेव। खुद को तसल्ली देती वो साथ पड़ी कुर्सी पर टिक गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? पूछने का अंदाज ऐसे मासूम था कि एक बार तो शाबी भी शक में पड़ गई कि ये वही लड़की है जिसे अभी इनके सामने इनके रखते जिक्र को थप्पड़ मारा था। वालेकुम सलाम, हम सब ठीक हैं बच्चे, आप कैसे हो? नाज बेगम ने नरम से लहजे में कहा तो साइशा के सांस में सांस आई। शुक्र है कोई तो नरम दिल वाला भी है। मैं ठीक आंटी, दिल में कहती इसने मुस्कुरा कर कहा। मेरे पोते को मार कर बीबी तुम तो ठीक ही होगी ना? शाह बीबी ने तंजन कहा तो जायशा ने मुस्कुराकर इग्नोर कर दिया। जरा डर नहीं लगा शाहों के चश्मो चराग को तमाचा मारते हुए? मुझे लगा अभी तक तुम डर कर भाग गई होगी। वो एक बार फिर तंज के तीर चलाए। आयला खान ने आंखों से जायशा से इल्तिजा की कि प्लीज कुछ मत कहना, मगर अब चुप रहना जायशा की नजर में बेवकूफ़ी थी। माजरत आंटी, लेकिन मैंने आपके पोते को जान से नहीं मारा जो मुझे डरना चाहिए। वैसे भी अगर वो शाहों का चश्मो चराग है तो मैं भी खान फैमिली की इकलौती बेटी हूँ और जब कोई गलती ही नहीं की तो डर कैसा? जायशा ने तामुल से मुस्कुराकर जवाब दिया। टीचर का काम है अपने स्टूडेंट को अच्छाई की तरफ लाना। अगर इसमें थोड़ी सख्ती दिखाई जाए तो इसमें भी स्टूडेंट का ही फायदा। अगर हम इन्हें नहीं रोकेंगे तो वो मजीद बिगड़ जाएंगे और बाद में माँ बाप हम टीचर्स को बुरा भला कहते हैं कि हमने कुछ नहीं सिखाया। हालांकि जब कोई टीचर ज़रा सख्ती बरते तो आप लोग ही आ जाते हैं कि हमारे बच्चे को गुस्सा मत करे। वो ये नहीं देखते कि इनके बच्चे की क्या गलती थी, बस बच्चे को रोते देख वो चल पड़ते हैं शिकायत करने। जिंदगी भर के रोने से बेहतर है अभी थोड़ा रो लें ताकि बड़े होकर इन्हें रोना ना पड़े। साइशा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। महनाज बेगम और आयला खान काफ़ी मुतासिर हुई थी। हाशिम शाह ने सराहती नज़रों से इसे देखा। जायशा ने शाह बीबी की तरफ देखा जिनके तासुरात बता रहे थे कि बात उनके पल्ले पड़ गई है। चलो शुक्र है इतने बड़े लेक्चर का कुछ तो फ़ायदा हुआ। दिल में सोचती वो मुस्कुराई थी। देख मिस्टर नी, बाकी सब तो ठीक है, ये बता तूने ये सब सीखा कहाँ से? शाह बीबी बात बदली थी। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, बस जो दिल से निकला मैंने बोल दिया, जायशा ने कहा तो हाशिम शाह ने बामुश्किल खुद को कहकर लगाने से रोका। शाह बीबी भी मुस्कुराई। इन्हें ये झली सी लड़की पसंद आई थी मगर वो कुछ और भी करने का सोच रही थी।
बाबा जान, जैन को लगा यहाँ जंग अजीम हो रही होगी, मगर सबको मुस्कुराते देखकर इसने जायशा को देखा, जिसने इसे देखते ही मुंह बिगाड़ा तो वो खुलकर मुस्कुराया। जैन को मीर ने इसकी फैमिली की आमद का बताया था तो वो प्रिंसिपल की रूम की तरफ दौड़ा आया था। वो तो सोच रहा था शाह बीबी ने जायशा की खूब क्लास ली होगी, मगर यहाँ तो वो ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। आप लोग एंजॉय करें, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, अल्लाह हाफिज़। जायशा का कहकर वहाँ से भागने वाले अंदाज में गई कि पीछे सबने कहका लगाया। वाह वाह जनाब, वैसे इतना दिमाग कहाँ से ले आती हो तुम? सैर ने जायशा के रास्ते में आती कहा तो जायशा हंसी। मेरे पास एक राज है, मैं हर मौका देखकर अपनी चीज़ें यूज़ करती हूँ। आज तेरी स्पीच सुनकर मुझे भी बच्चे याद आ रहे हैं, सहर ने गहरी सांस भरते कहा तो जायशा ने हैरानगी से इसे देखा। किसके बच्चे? मेरे और मेरे बच्चे के अब्बा। सहर ने शर्माते हुए कहा, अगर इसके तासरात देख लेती तो इस तरह ना कहती। कमीनी, तुमने शादी कर ली और तुम और बच्चे भी पैदा कर लिए, तुमने मुझे बताया नहीं। डूब मरो तुम्हें ज़रा शर्म ना आई, कम से कम बता ही देती। मैंने कौन सा तुमसे मिठाई मांग लेनी थी? वैसे अगर मांगती भी तो तुमने कौन सा मुझे खिला देनी थी? एक नंबर की कंजूस जो ठहरी, दफ़ा बात न करना मुझसे। जायशा ने इसे कंधे में मुक्के मारते कहा तो सहर एकदम से पढ़ने वाली एक तार पर पहुँच कर रह गई। और बेबी, मेरी भी सुन लो, अपनी यहाँ की जा रही हूँ। मैं अपने फ्यूचर के बच्चों की बात कर रही हूँ और मुझे ख्यालों में ही अपने सियाँ जी भी नहीं मिल रहे और तुम हकीकत की बात कर रही हो। खफकीसी से घुटते बाजू सहलाए तो जायशा ने जुबान दांतों तले दबाई। ओह अच्छा, मुझे लगा कि हाँ, तुम्हें लगा कि सहर ने शादी कर ली और तुम्हें खाला भी बना दिया। सुन लो बीवी, मुझे अभी तुम्हारे जीजू ही नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा होगा मुझे, सहर ने अफसोस के लहजे में कहा तो जायशा हंसी। वैसे मानना पड़ेगा, एक्टिंग अच्छी करती हो, वो हंसते हुए बोली। तो सहर ने इसे घूरा, फिर खुद ही भी हंसने लगी। वो हंस रही थी ये जाने बगैर कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, न जाने क्या होने वाला था इनकी ज़िंदगी में। खैरियत भाभी? शाह बीबी जब से यूनी आई थी किसी सोच में डूबी हुई है। इस लड़की ने कुछ किया है क्या? यूनी से आने के बाद से गुड़िया शाह ने शाह बीबी को किसी सोच में डूबा देखकर महनाज बेगम से पूछा तो शाहीन शाह भी इन्हें देखने लगी। अरे नहीं आपा, वो किसी और बात से होंगी परेशान, वो बच्ची तो बहुत अच्छी थी। क्या मतलब? शाहीन शाह ने उलझते हुए पूछा तो महनाज बेगम ने इन्हें जायशा की प्यार मोहब्बत से समझाई गई बातें बताई। शुक्र शाह बीबी बच्ची को समझ गई। शाहीन शाह ने मुस्कुराकर कहा तो वो दोनों भी मुस्कुराई। चले आज इसे खुशी में आज मैं बनाऊंगी लंच। लेकिन आपा, आप क्यों मेहनत करेंगी? आप रोज़ ही करती हो ना, आज मैं कर लेती हूँ। गुड़िया शाह ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सर हिला गई और दोनों किचन की तरफ बढ़ी। बेगम मिर्जा साहब ने घर में एंटर होते हुए ऊंचा बोला, जी जी आ गए, आप खाना लगाऊं? मिसेस मिर्जा ने इनसे बैग लेते हुए कहा, नहीं आज बाहर चलते हैं, कुछ वक्त गुजारना है सबके साथ, रास्ते से जायशा और वलीद को भी ले लेंगे। मिर्जा साहब ने इनके हाथ पकड़ते हुए कहा तो मिसेस मिर्जा ने इस बात में सर हिलाया। चले मैं तैयार होकर आती हूँ। नहीं ज़्यादा टाइम नहीं है, आप ऐसे ही चलें, आ जाए। मिर्जा साहब ने जल्दी से कहा और मिसेस मिर्जा ने हिजाब ओढ़ते गाड़ी में जा बैठी। खैरियत, आप काफ़ी जल्दी में लग रहे हैं। इनको फास्ट ड्राइविंग करते देखकर मिसेस मिर्जा पूछे बगैर न रह सकी, एक आखिरी बार अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। मिर्जा साहब ने बेताबी से कहा तो मिसेस मिर्जा ने सवाली नज़रों से इन्हें देखा। आखिरी बार क्यों? कहीं जा रहे हैं आप? पता नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चों को याद आ रही है। इनके लहजे में तड़प थी। अभी वो बात कर रहे थे कि पीछे दो गाड़ियों का दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट हुआ। चूंकि इनकी गाड़ी इन गाड़ियों के बहुत करीब थी, इनमें से एक गाड़ी जोर से इनकी गाड़ी में आकर लगी। गाड़ी को एक झटका लगा। या अल्लाह! मिसेस मिर्जा ने दिल पर हाथ रखा। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, सामने खाई थी, ब्रेक लगाई लेकिन शायद ब्रेक फेल थी। मिर्ज़ा साहब मुस्कुराए और मिसेस मिर्ज़ा की जानिब मुड़े। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमें आपसे बहुत मोहब्बत है। शायद हमारा वक्त करीब है। अल्लाह हमारे बच्चों को सब्र दे। मिसेस मिर्ज़ा ने इनके आंसू साफ करते हुए कहा तो वो मुस्कुराई। गाड़ी सीधा खाई में गिरने से पहले एक पत्थर से टकराई। मिर्ज़ा साहब ने अपने मोबाइल गाड़ी से बाहर फेंका और गाड़ी खाई में गिरती चली गई। लोग इर्द गिर्द जमा होने लगे थे। उन्हें में से किसी शख्स ने मोबाइल उठाते हुए किसी को कॉल मिलाई। मैम प्लीज़ आज नहीं पढ़ते ना? क्लास में से एक लड़की ने मासूमी से कहा। क्यों भाई, आज ऐसा क्या है जो नहीं पढ़ना? जायशा ने आईब्रो झुकाकर पूछा। इसके इस तरह करने पर जैन के होंठों पर मुस्कुराहट आई। मैम प्लीज़, वैसे भी कुछ दिनों में ही एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, प्लीज़। पूरी क्लास ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो जायशा मुस्कुराई। ओके, लेकिन फिर क्या करना है आज? जायशा भी काफ़ी बेचैन थी। इसका भी पढ़ाने का दिल नहीं था। न जाने क्यों इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। भाभी ओ सॉरी मैम, आज आपसे बातें करनी है, आपका लास्ट डे है ना आज? मीर ने भाभी कहा तो जैन इसे कोहनी मारी। मीर ने जल्दी से सॉरी कहकर मैम बोला। तो बताएं कौन कौन है आपकी फैमिली में? मीर ने पूछा जो जैन पूछना चाह रहा था। मेरे मामा बाबा, मेरे भाई वलीद और फिर मैं। जायशा ने मुस्कुरा कर कहा। और चलो सही, एक साल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैन ने दिल में सोचा। बाकी सब ने भी इसे सवाल किए जिसका इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उफ, ये क्या हो रहा है? इसकी बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। मैम आपने किसी से मोहब्बत की है? क्लास में किसी ने पूछा। तभी जायशा को झट से अपने माँ बाबा याद आए, मेरे मॉम डैड और भाई, जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। जायशा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। इसकी आंखें नम होने लगी थी जैसे इसका कोई अपना इससे दूर जा रहा हो। जायशा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? इसकी आंखों में आंसू देखकर जैन ने बेसाख्ता पूछा। वो तो इसे हमेशा कुछ देखना चाहता था। कुछ नहीं, ऐसे ही। जायशा ने जबरदस्ती की मुस्कान होंठों पर सजाते कहा, क्योंकि वो खुद ही अपने आंसुओं की वजह नहीं जानती थी। जैन ने इसके झूठ बोलने पर लब भींचे। हमें छोड़कर जा रहे हैं ना, इसीलिए उदास हो गई हैं। मीर ने जैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो
जैन इसका हाथ झटकते जायशा के हंसने पर मुस्कुराने लगा। इसकी आंखों में जो नरम सा तासुर आता था, इसकी रोते देखकर सुर्ख माइल काली आंखों का सरपन लौट आया था। अभी वो कुछ कहती कि इसका मोबाइल रिंग हुआ, देखा तो इसके बाबा की कॉल थी। बाबा कहाँ गुम है, आप सुबह भी नहीं मिले। और भाई ऐसे कोई करता है क्या भला? हाँ मैं नाराज़ हूँ आपसे। इसने इर्द गिर्द की परवाह किए जल्दी से कॉल ओके करते हैं वो नाराज़गी से मुंह फुलाकर बोली थी, मगर सामने से जो बोला गया इसे सुनकर सातों आसमान इसके सर पर टूट पड़े थे। इसे लगा किसी ने इसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया है, जैसे किसी ने इसकी सांसें बंद कर दी हो। आंसू छलकने को बेताब थे और फिर वो भी रास्ता बनाते बहे निकले आए थे। सांस लेते इसने दीवार का सहारा लिया था। आपके बाबा और इनके साथ जो लेडी थी कार में, उनकी कार खाई में गिरकर तबाह हो गई है। पूरी क्लास जो इसी की तरफ मतवज्जा थी इसको रोते देखकर चौंकी। कॉल बंद हो चुकी थी। इसकी हिम्मत ना हुई कि पूछ पाती कहाँ हुआ ये सब। इसकी टांगें बेजान हुई तो वो गिरने के अंदाज में बैठी। सब हैरानी से इसे देख रहे थे। बाबा फिर अचानक इतनी जोर से चीखी, आयला खान और बाकी सभी क्लासेस से निकल आए थे। ये तो जायशा की चीख थी। सहर कहती बाहर भागी। बाबा नहीं, वो रोते हुए चीख कर बोली और रोती चली गई। इस बार मिसेस मिर्जा की बातें याद आ रही थी। क्या हुआ जायशा, क्या हुआ बताओ? जैन ने इसके पास पहुंचते फिक्रमंद लहजे में पूछा। इसके आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। जायशा मेरी जान। सहर ने इसकी हालत देखकर इसे गले से लगाया तो जायशा ने सहारा मिलते ही फुट फुट कर रो पड़ी। इसकी हालत देखकर सहर को कुछ बड़ा होने का एहसास हुआ। आयला खान ने परेशानी से इसे देखा। अभी तो सहर हंस रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ जो कभी ना रोने वाली जायशा रो पड़ी थी? बाबा वो खाई, बाबा मामा तोड़ फोड़ के कहती, वो अपनी आवाज में नहीं लग रही थी। इसके बाद समझते सब अपनी जगह पर मुंजमद हो गए थे। सहर सहर वो ठीक है ना? इनको कुछ नहीं हुआ ना? ऐसा कैसे हो सकता है? इनको पता है ना मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। फिर वो आदमी झूठ बोल रहा है। सहर को झंझोड़ते वो जायशा तो ना थी। जायशा तो बहुत हिम्मत वाली थी, लेकिन माँ बाप के दूर जाने का दुख इसकी सारी हिम्मत तोड़ गया था। चुप कर जाओ जायशा, होने को कौन टाल सकता है? सहर ने रोते हुए इसे गले लगाया तो जायशा ने इसे पीछे धक्का दिया। तुम भी यही। मैं जाती हूँ, घर में हुई होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे। हाँ मैं जाती हूँ। वो इनके आंखें साफ करती लड़खड़ाते हुए उठी, टांगे साथ छोड़ रही थी। वो लड़खा कर गिरती पर इससे पहले ही जैन ने उसे संभाला। मुझे बाबा के पास ले चलो प्लीज़। कोई और वक्त होता तो इसे खुद से मुखातिब करने पर वो थोड़ा नखरे करता, लेकिन अभी तो इसका महबूब भी तकलीफ में था। वो कैसे कुछ कर सकता था? आ जाए। इसका हाथ छोड़ते इसने सहर को इशारा किया तो वो भी इनके पीछे हो ली। वहाँ खड़ा हर शख्स जायशा के लिए सब्र की दुआएं कर रहा था। या अल्लाह ऐसा कुछ ना हो वरना जायशा। आयला खान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। सर मीटिंग के बाद मीटिंग रूम में जाते वलीद के सेक्रेटरी ने लरजती हुई आवाज़ में कुछ बताना चाहा, मगर वलीद कहता मीटिंग रूम में चला गया। ओफ सर को कैसे बताऊँ, अब मीटिंग तो 1 घंटे की है। सेक्रेटरी ने पेशानी से सोचा। बार बार इसकी आंखें भीग रही थी, जिन्हें वो साफ करके मीटिंग रूम में घुसा। सर प्लीज़ मेरी बात। अभी वो बोलने ही लगा था कि वलीद ने इसे गुस्से से देखा। सेक्रेटरी ने आंखों में आए आंसू साफ के बाहर निकल गया। काश सर सुन लेते। अपने कैबिन में जाकर वो गम की शिद्दत से रोने लगा। पुलिस ने काफ़ी जदोजहद के बाद मिर्ज़ा साहब और मिसेस मिर्ज़ा की लाशें ढूंढ निकाली थी, लेकिन वो देखने के काबिल नहीं थी। इन पर सफ़ेद कपड़ा डाले वो एम्बुलेंस में उन्हें मिर्ज़ा हाउस ले जाने लगे, क्योंकि वहाँ मौजूद सब लोग इन्हें जानते थे। सभी इनकी मौत पर अफसरदा थे। मामा, इसने घर में कदम रखती ऊंची आवाज़ में बुलाया, मगर कोई होता तो आता ना। घर एकदम सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ की हर चीज़ गमगीन थी। वो ज़ारों की तार रोने लगी। पूरे घर में इसके रोने की आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे वो अभी इसको रोते देखकर आ जाएंगी। जैन का दिल पसीज रहा था इसको इस तरह रोते बिलखते देखकर। जब मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो उल्टे पांव वापस गाड़ी में बैठता गाड़ी भगा ले गया। ये क्या? एम्बुलेंस की आवाज़ पर वो सहम सी गई थी। सहर ने इसे पकड़ रखा था, वरना वो अब तक ज़मीन बोस हो जाती। कुछ लोग इनकी मैयत को अंदर रखकर गए हुए थे। इतनी तेज़ी हवा तेज़ हो गई थी जैसे अभी बहुत कुछ बाकी था। अभी सिर्फ तूफान ने अपनी झलक दिखाई थी। तेज़ हवा ने इनके चेहरे से कपड़ा हटाया तो जायशा के पैरों तले ज़मीन खिसकी। इतनी बुरी हालत, ये एक्सीडेंट तो ना था। दिल में जो एक उम्मीद थी वो भी टूट गई थी। इनको पुकारती वो धाड़े मार कर रोने लगी। आ जाओ जैन, तुम भी खा लो खाना। शाह बीबी ने कहा तो वो सुस्त कदमों से इनके पास आया। क्या हुआ मेरे शेर को? इसका उतरा चेहरा देखकर शाह बीबी ने प्यार से कहा। दादो, जायशा के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत रो रही थी। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता, लेकिन इस मामले में मैं बहुत बेबस हूँ। जैन को भरे लहजे में कहा, जैसे दुखी वो हो और तकलीफ इसे हो रही हो। अल्लाह इस बच्चे को सब्र दे, कितनी प्यारी बच्ची है। दुख बहुत बड़ा है इसका। शाह बीबी, हम चलेंगे उसके घर। महराज बेगम ने दुख से कहा तो उन्होंने सर हिलाया। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वलीद मीटिंग से फ्री हुआ। अपने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। ओहो, बाबा ने कहा था लंच साथ करेंगे और प्रिंसेस भी नाराज़ होकर बैठी होगी। ऑफिस से निकलते वलीद ने गाड़ी में बैठते मुस्कुराते लहजे में कहा, ये जाने बगैर कि कितनी बड़ी आफत टूट पड़ी है इस दुनिया पे। उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? अपने घर के बाहर गाड़ियाँ और लोगों को रोते देखकर इसने सख्ती से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। या अल्लाह खैर। लरजते दिल के साथ वो गाड़ी से निकला और अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। बाबा ना करें ना, मैं आपसे नाराज़ नहीं होंगी। उठो ना बाबा। अपनी बेटी को इसने
वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। फिर आप मनाओगे तब भी नहीं मानूँगी। मामा आप बोलो ना, बाबा को ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़ सकते हैं आप? मामा आप नाराज़ हो ना, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मानती, मैं सब बातें मानूँगी, पर आप उठो, बताओ ना मैं क्या करूँ बाबा? वो रोते हुए कभी मिर्ज़ा साहब और कभी मिसेज़ मिर्ज़ा के पास जाके मिन्नतें करती, आखिर में चीखी। इसकी दर्द भरी चीखें मिर्ज़ा हाउस की दरो-दीवार हिला रही थी। हर आँख नम नज़रों से इसकी दीवानी जैसी हालत देख रही थी। घर में कदम रखते ही ज़ायशा के अल्फ़ाज़ सुनकर वो हिल ही ना सका था। क्या उसे हर धूप-छाँव से बचाने वाले अब इसके पास नहीं रहे थे? जब से सुर्ख़ आँखों से वो ज़ायशा के पास आया, भाई, भाई देखो ना, मामा बाबा अपने साथ प्रैंक कर रहे हैं, उनको बोलो ना, ये प्रैंक मेरी जान ले लेगा, बोलो ना उनको, मर जाएगी उनकी डोर, उनकी बस करें ना, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मुझसे नाराज़ हैं, आप बोलो। वलीद को झंझोड़ते हुए अपने हवास में नहीं थी। ज़ायशा बच्चे, ये पानी पियो। नहीं पीना मुझे, पहले मामा ला देती थी, अब भी ला दें मामा, उठो ना प्लीज़। वो ग्लास तोड़ फेंकती चीखे। वलीद ने ज़ायशा को देखा जो किसी से संभल नहीं रही थी। इसने खुद को संभाला, अगर वो कमज़ोर पड़ जाता तो ज़ायशा को कौन संभालता? बस प्रिंसेस नहीं रोती, वो यहीं है अपने पास। वलीद ने इसे खुद से लगाया और सहर को पानी लाने का इशारा किया तो जल्दी से पानी ले आई। भाई फिर वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं मुझसे? क्योंकि वो नाराज़ हैं तुमसे, तुम इतना रो रही हो। हालाँकि माँ-बाबा ने तो हमें सब्र करना सिखाया है ना, वो तुम्हें रोता हुआ भी तो नहीं देख सकते ना। वलीद ने इसे बच्चों से अंदाज़ में समझाते पूछा तो वो आँसू साफ़ करते सर हिला गई। वलीद ने इसको पानी पिलाया, फिर मैयत उठाने आए तो ज़ायशा की चीख बेसाख्ता थी। नहीं, मेरे मामा-बाबा को किधर ले जा रहे हैं भाई? इसने रोते हुए वलीद से पूछा जो खुद आँसू ज़ब्त कह रहा था। आइला खान और सहर ने ज़ायशा को पकड़ा, मगर वो मचलती बार-बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती चीख रही थी। जब मैयतों को लेकर चले गए तो आइला खान ने महसूस किया कि ज़ायशा की बॉडी ढीली पड़ रही है। सहर ने इसको पकड़ा जो बेहोश होकर गिरने वाली थी। मामा, सहर का दिल दुख रहा था अपनी बहन जैसी दोस्त को की यह हालत देखकर। काश वो सब ठीक कर पाती, लेकिन ये तो अल्लाह का निज़ाम है, जो आया है उसे जाना भी है। ज़ायशा को बेड पर बिठाते आइला खान ने डॉक्टर को कॉल की। वहाँ सब मौजूद सब लोगों ने इस नाजुक सी लड़की के लिए दुआ को थी जिसकी अभी से यह हालत थी। तदफीन के बाद जब सब वहाँ से चले गए तो वलीद अपने माँ बाप की कब्र के दरमियान में बैठा रो पड़ा था। आपने अच्छा नहीं किया मामा बाबा, अब हम कैसे रहेंगे आपके बगैर? ज़ायशा को कौन संभालेगा? आपको पता है ना वो बहुत ज़िद्दी है, किसी की नहीं सुनती। सबके सामने खुद पर ज़ब्त करने वाला वो खूबसूरत सा शख्स अपने माँ बाप के सामने रो पड़ा था। बाबा अब हम यतीम हो गए, कहते वो उनकी कब्र पर सर टिका गया था जैसे उनके गले से लग गया हो। आप जहाँ हो खुश रहो, मैं रोज़ आपसे मिलने आया करूँगा। अंदर का गुबार निकालने के बाद वो सुर्खौती आंखों से बोला, तभी इसका मोबाइल बजा। अस्सलाम वालेकुम जी। इसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, वली हॉस्पिटल आ जाएं, ज़ायशा की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। फ़ोन में सहर की परेशानी से कहा तो वो एक नज़र कब्र पर डालता उल्टे पाँव भागा। कौन से हॉस्पिटल में है बताओ, मैं आता हूँ। वलीद ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। सहर के नाम बताने पर वो रैश ड्राइविंग करता वहाँ पहुँचा। वलीद आधे घंटे से वो अंदर हैं, अभी तक कोई मुझसे जवाब नहीं आया। आइला खान ने रोते हुए कहा, या अल्लाह सब्र दे कि मैं इस आजमाइश से पूरा उतर सकूँ। वलीद ने आंखें बंद करते दिल में कहा, सहर वहीं बैठी ज़ायशा के लिए दुआ गो थी। आनी आप और सहर जाएं, घर मैं यहीं हूँ। वलीद ने सर्द लहजे में कहा, ना जाने क्यों इसे इनका रोना फिक्र करना अंदर ही अंदर खटक रहा था। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। चलो सहर, इसे कहती हूँ सहर से बोली जो नफ़ी में से हिला रही थी। मुझे नहीं जाना, मैंने नहीं जाना प्लीज़। मैंने कहा ना चलो, गुस्से से इसे कहती वो खींचती बाहर ले गई थी। वलीद ने तंजिया इन्हें देखा और उदासी से मुस्कुराया। मामा बाबा, आपके जाने के कुछ घंटे बाद ही इन नाम-निहाद के रिश्तों ने अपनी असलियत दिखा दी। पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, अपनी बहन के लिए मैं खुद काफ़ी हूँ, हमें दुनिया वालों की ज़रूरत नहीं है। वो दिल में मिर्ज़ा साहब और मिसेज़ मिर्ज़ा को याद करते हुए बोला। पेशेंट के साथ आप हैं? इसी वक्त डॉक्टर ने बाहर आते हुए पूछा। मैं इसका भाई हूँ, क्या हुआ मेरी बहन को? देखिए, पेशेंट को गहरा सदमा लगा है, आप जानते हो। इसके इन्हें खुश रखने की कोशिश करें, वरना कुछ भी हो सकता है। सुबह तक इनको होश आ जाएगा, फिर इन्हें ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा और वहाँ से चल दिए। वलीद ने मुश्किल खुद को संभाला, एक के बाद एक गमों गहरी सांस भरते ज़ायशा के रूम में गया, जहाँ इसका रूम शिफ्ट किया गया था। बच्चे, भाई को तंग नहीं करो, मेरी प्रिंसेस तो बहुत ब्रेव है। अभी उठकर बोले कि भाई मैं एक फाइटर थोड़ी हूँ जो ब्रेव होंगी, मैं तो मासूम सी हूँ, सबसे डर जाती हूँ, उसके अंदाज में बोला। मगर वो तो आंखें बंद किए लेटी थी। इसकी हालत वलीद से दिखी ना गई तो वो रूम से बाहर निकल आया। वो इतनी सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाई। या अल्लाह, उसको हिम्मत देना, अभी थोड़ा और दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। अगर अब तुम्हें इस हालत में देखा तो मजबूरन मैं तुम्हें अपने पास ले आऊँगा हमेशा के लिए। अंधेरे कमरे में बैठा वो शख्स ज़ायशा के लिए दुआगो था। इसकी ज़िंदगी में शामिल तो वो किसी और मकसद से किया गया था, मगर ज़ायशा इसका जुनून बन गई थी। अनजाने में ही वो इसे अपने बहुत करीब कर चुका था। वापस आ गया हूँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी में, थोड़ा सा सब सिर्फ थोड़ा सा और दर्द दूंगा, इसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ, कहते वो कहका लगाने लगा। वही तो था इसकी ज़िंदगी में तूफ़ान लाने वाला। अजीब था वो शख्स, वही इसकी खुशियों की वजह भी वही था और दर्द भी। ज़ख्म देता था तो मरहम भी खुद ही लगाता था। सॉरी तुम्हें अकेला छोड़ के जाने के लिए, पर फिक्र नहीं करो, अब हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रख लूँगा। अब कोई आया रास्ते में तो फना कर दूंगा इस शख्स को। खिड़की से आती हल्की सी रोशनी में इसकी तस्वीर पर हाथ फेरता वो अजीब से लहजे में बोला, इसके
अब तुम्हें आना होगा अपने इस घर के मजनू के पास। तस्वीर को सीने से लगाता वो हंसा और हंसता ही चला गया। मुदी मुदी आंखें खोली तो वो खुद को अपने हॉस्पिटल के बेड पर पाया। वो हैरानगी से यहाँ वहाँ देखने लगी। इसने कुछ याद करने की कोशिश की तो वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। भाई, मामा, बाबा, वो ऊंची आवाज़ में बोली। वलीद जो रूम से बाहर था इसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से अंदर भागा। इसको होश में देखकर वो उससे करीब पहुंचा। कैसी है मेरी प्रिंसेस? इसके सर पर बोसा देते वली ने पूछा। मैं ठीक हूँ भाई, पर हम हॉस्पिटल क्यों हैं और मामा पापा कहाँ हैं? जायशा ने सवालिया अंदाज में पूछा। अब हैरान होने वाली की बारी वलीद की थी। तुम्हें कुछ याद नहीं है? मिस्टर वलीद बात सुने ज़रा। डॉक्टर ने जायशा को कहते सुना तो वलीद को बाहर बुलाया। देखें, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 2-3 दिन तक उन्हें सब याद आ जाएगा, लेकिन आपको खास ख्याल रखना है कि वो अब टेंशन ना लें। डॉक्टर ने कहा तो वलीद सर हिलाते अंदर आ गया। आ जाओ, घर चलें और मामा बाबा घूमने गए हैं। वलीद ने इसको उठते हुए कहा तो वो हंसने लगी। मतलब कि सेकंड हनीमून पर गए हैं, ऐसे नहीं कहते पगले। इसके हंसी ने वलीद में जैसे रूह फूंक दी थी, पर वो हंसती हंसती रोने लगी। भाई, मेरा दिल कह रहा है कि मैं रो, मुझे बहुत खाली सा लग रहा है। वो उसे कंधे पर सर टिकाए बोली। तो वलीद के दिल को कुछ हुआ और वो सोच नहीं पा रही थी, लेकिन अपने दिल का क्या करती जो अपने माँ बाप को ना पाकर बेचैन थे। हम घर चले, ये यही रात गुजारनी है। वलीद इसका हाथ पकड़ता इसको लिए हॉस्पिटल से निकला था। हम कहाँ जा रहे हैं? किसी अनजान रास्ते को देखकर जायशा ने पूछा। मामा बाबा घर है नहीं, फिर हम घर जाकर इनकी कमी फील करेंगे, इसलिए हम आज मुल्तान जा रहे हैं। वलीद ने कहा तो वो सर हिला गई। मामा, हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था, उनको ज़रूरत होगी हमारी। सैर ने रोने की वजह से भारी आवाज़ में कहा। बकवास बंद करो लड़की, ज़्यादा बक की ना तो जान निकाल लूँगी। आयला खान ने नकूद से कहा तो सैर ने हैरानगी से अपनी माँ को देखा, जिसके बात करने का अंदाज ही बदल गया था। माँ, ये आप कैसे कह रही हैं? वो आपकी बहन की औलाद है। बहन नहीं, ये दोस्त थी जिसने मुझसे सब छीन लिया जो मेरा था, लेकिन अब इसका है, जो इसका है वो सब मेरा होगा। वो नफरत से पिनकारी, मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर वो नफरत करती थी उनसे। सैर के आंसू फिर से बहने लगे। मामा, नहीं हूँ मैं तेरी माँ, समझी तू? अरे रास्ते में पड़ी मिली थी तू हमें। मिर्ज़ा ने तुझे मेरे सर मंड दिया। मेरी सिर्फ एक ही औलाद है, वह सिर्फ मेरा बेटा सैफ। वो गरूर से बोली। शायद जानती नहीं थी जिस चीज़ पे हमें गरूर होता है वो चीज़ हमसे छिन जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला को गरूर नहीं पसंद। सैर को लगा जैसे इसने कुछ गलत सुन लिया हो। अरे हमें तो पता भी नहीं किसका गंदा खून हो तुम। आयला खान ने नखुद से इसे देखते हुए कहा। सैर लड़खड़ाई। ये इसकी ज़िंदगी की हकीकत इतनी भयानक होगी इसने सोचा भी नहीं था। पहली मजबूरी थी तुम्हें झेलना, मगर अब वो मजबूरी भी ख़त्म। मिर्ज़ा ख़त्म, उसे कहानी ख़त्म। उन्होंने कहका लगाते कहा। सैर के कान साए साए करने लगे। जिसको माँ समझा वो माँ नहीं थी, मगर आज तक इसने इसे पाला तो था ना। उठ, निकल यहाँ से, चल उठ। आयला खान इसको बाजू से घसीटती कहा, जो रो रो कर साकित हो चुकी थी। माँ नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझे घर से मत निकालो, मैं मर जाऊंगी प्लीज़। इसकी मिन्नतें तरले माफिया किसी काम ना आई। आयला खान ने इसे थप्पड़ मार के घर से बाहर धक्का दिया तो वो मुंह के बल जा गिरी। जाओ, दफ़ा हो जाओ, जिस घर से तुझे लाए थे आज उसी जगह तुझे भेज रही हूँ। उन्होंने मौसम को बदलते देखकर कहा और दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए। ये हवाएं गवाह हैं मेरे दर्द की, आंधी जो मेरी ज़िंदगी में आई है। एक दिन जब तुम लोग रोगे तो बारिश नहीं बल्कि तूफान आएगा। उस दिन कहर बरसेगा। मुझे बर्बाद करने वालों, मेरी दुआ है तुम मुझसे भी बदतर हालात का सामना करो। या अल्लाह, इंसाफ करना और जल्दी करना, ताकि मैं अपनी आंखों से इनको तड़पता हुआ देख सकूं। वो कर्ब से चीखती। बारिश ने इसको भिगो दिया था। आसमान में बिजली कड़की, जैसे इसकी दुआएं सुनी जा चुकी हो। मकाफाते अमल ज़रूर होगा। दर्द दिया है तो अपनी ज़ात पर झेलना भी पड़ेगा। औरत कमज़ोर नहीं होती, ये दुनिया उसे कमज़ोर कर देती है। मेरी जान, जब दुनिया तुम्हें नीचे गिराए ना तो फिर से तुम उठ खड़ी होना। जब तक हो सके खुद के लिए लड़ना। दुनिया जालिम है, चंदा वो जुल्म करेगी, लेकिन सुनो, जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों ही गुनाह है। पर प्रॉमिस करो तुम दुनिया दोनों कभी हार नहीं मानोगी। जब तक जान है तब तक कोई भी मसला हो डट कर मुकाबला करोगी। मिसेस मिर्ज़ा ने इनको आसानी से समझाते हुए कहा। तो जायशा और सैन ने झट से हाथ आगे किया था। हमें कमज़ोर नहीं हैं और ना ही होंगे। हम वादा करते हैं जालिमों के बैंड बजा देंगे। वो दोनों साथ बोली तो सब हंसने लगे। इसको मिसेस मिर्ज़ा से किया वादा याद आया तो उठ खड़ी हुई और पैदल चलने लगी। थोड़ा दूर चलने के बाद वो एक होटल के पास आकर रुकी और उसके अंदर आ गई। मैम, आप अकेली हैं यहाँ? और सर अंदर जाती मैनेजर ने इसे एहतरामन पूछा। ये होटल मिर्ज़ा साहब का था, जो उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए लिया था, और जायशा और सहर इसके 50% मालिक थे। न्यूज़ देख लो, रूम में कोई ना आए। सर दबाज में कहती वो ऊपर की तरफ बढ़ी, जहाँ सिर्फ इसका जायशा और वलीद के रूम थे। मैनेजर ने न्यूज़ देखी तो इसको बहुत अफसोस हुआ। सहर ने रूम में आते ही कपड़े लिए और फ्रेश होने चल दी। कुछ देर बाद आई, मोबाइल उठा के वलीद को कॉल की, जो वो उठा नहीं रहा था। इंसान को अपनी औकात तब पता चलती है जब उसे वहाँ से टोकर पड़ती है जहाँ उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है। ये मंजर था शाह हवेली का, जहाँ इस वक्त सभी नींद की वादियों के सैर को निकले थे। वहीं एक साया यहाँ वहाँ देखता कोई चोर ही लग रहा था। वो आहिस्ता से दीवार के साथ लगा पाइप पर चढ़ता कि मतलूबा कमरे में जाकर चोरी कर सके। ऊपर चढ़ते चढ़ते इसको झटका लगा जब पूरी शाह हवेली रोशनी में नहा गई। चोर साहब का हाथ बेध्यानी में पिसा और वो धड़ाम की आवाज़ से ज़मीन को सलामी दे रहा था। चौकीदारी करता चौकीदार ने चोर को गिरते देखकर शोर मचाया। उफ मनहूस इंसान, तुम्हें अपनी बुद्धि आवाज़ में स्पीकर फाड़ना ज़रूरी था। कान को उंगली से मसलते इस चोर ने दिल में कहा। चल उठ,
ओ यार, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, ये डैश इंसान तेरी मिट्टी प्लीत कर चुका है। जलते करते वो हाथ जाड़ते उठा। चौकीदार के चीखने पर सब मर्द हज़ात वहाँ पहुंचे। देखा तो चौकीदार साहब स्प्रिंग की तरह उछलते बार बार चोर चोर की माला जप रहे थे। ना भाई, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? यहाँ खड़े के अचार पीस रहे हो तुम, और हमने तुम्हें इसलिए नहीं रखा कि अगर कोई चोर घुस जाए तो तुम यहाँ लड़कियों की तरह नाज नखरे दिखाने लगो। अगर यही करना था तो मियाँ, तो हमारी हाँ नौकरी क्यों कर रहे हो? जाकर अम्मा के आंचल में छुप जाओ। हाशिम शाह ने भ्रमी लहजे में कहा। तो इतने में कोई हैवला इन्हें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। चौकीदार ने जैन के पीछे होते बंदूक इस हैवले पर थामी। जैन ने मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि वो चोरनुमा इंसान और कोई नहीं, मीर था, जो गुस्से से चौकीदार को घूर रहा था। एक साथ सबके कह के शाह हवेली में गूंजे, क्या हुआ, आप लोग क्यों हंस रहे हो? वो इसलिए मीर साईं कि आपकी हुलिया और हरकतें दोनों ही चोरों वाली थी, तो हमारे चौकीदार को भी गलत फहमी होगी। जैन ने अपनी हंसी को बामुश्किल कंट्रोल करते हुए कहा, और वो फिर से हंसने लगा। ब्लैक पैंट शर्ट में चेहरे पर ब्लैक रंग लगाए वो वाकई चोर लग रहा था। चलो अंदर चलकर बात करते हैं, हाशिम शाह ने मुस्कुराकर कहा। तो मीर ने मुंह बछोड़ा, जिसे देखकर जैन फिर से हंसने लगा। मीर ने खुद को एक साइड पर रखते जैन को देखा, जो कहीं से उदास नहीं लग रहा था। वह हैरान हुआ था इसको इस तरह हंसता देखकर। बाद में पूछने का पक्का इरादा करते वो सबके साथ अंदर की तरफ बढ़ा। साइशा थकान की वजह से कब से नींद की वादियों में खो चुकी थी। वलीद ने इसकी सीट नीचे कर दी ताकि वो आराम से अपनी नींद पूरी कर सके। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इसके मोबाइल पर किसी गैर शनासी नंबर से कॉल आने लगी। एक दो बेल, तीसरी बेल पर इसने कॉल ओके करके ब्लूटूथ से कनेक्ट की। यस प्लीज स्पीकिंग, वो आहिस्ता आवाज़ में बोला तो शहर की रुके आंसू फिर से बह निकले। वली वो कहती कहती फूट फूट कर रो दी। वलीद परेशान हुआ इसके रोने पर। है सर, क्या हुआ, तुम्हें क्यों रो रही हो? हाँ, वो बुखलाते गाड़ी साइड पर रोकते गाड़ी से बाहर निकला। वली मेरी हेल्प करो प्लीज, शहर रोना बंद करो और सही से बताओ हुआ क्या है। आनी ने कुछ कहा है क्या? इसने गाड़ी को देखते संजीदगी से पूछा। उन्होंने जो कहा वो तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी कहाँ हो तुम? हम मुल्तान जा रहे हैं कुछ दिन के लिए। वलीद ने पेशानी मसलते हुए कहा। चलो मैं भी आती हूँ कल मुल्तान। जायशा कैसी है? वो सब कुछ भूल चुकी है, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाएगी। वो गाड़ी को देखता बोला, जिसमें जायशा थी। ये सुनकर शहर फिर से रोने लगी। अल्लाह गारत करे उन लोगों को जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। वो रोते हुए बोली। हमारी लफ्ज़ पर वलीद ठटका। शहर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। वो भाम तो गया था, कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जो शहर बता नहीं रही। मेरी लाइफ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब लगता है सब सही होने लगा है तभी सब कुछ गलत हो जाता है। कमनी उदास मत हो, शब में मुश्किल ना हो तो कौन कहेगा इसको ज़िंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। वैसे माशाल्लाह तुम दोनों की आदत है प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय इससे भागना। वो माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए बोला तो शायर ने तेवड़ी चढ़ाई। किसने कहा वो खुद हो जाती है? हमने कुछ नहीं किया और भागना हमारी आदत में शामिल नहीं। शायर ने अकड़ कर कहा तो वलीद ने मसनूई कहका लगाया। हाँ बिल्कुल, तुम लोग नहीं भागती हैं, तुम्हारी रूहें भाग जाती हैं। वलीद ने इसका मजाक बनाया तो शायर ने बगैर कुछ कहे कॉल कट कर दी, क्योंकि जो वो कह रहा था गलत भी तो नहीं था। वलीद पलटा तो इसके पैरों तले जमीन खिसकी। अंधेरे कमरे में सिगरेट का धुआं फैलाए वो शख्स कोई दूसरा ही मखलूक लग रहा था। आंखें बंद किए तो इसकी यादों के पर्दे आंखों में लहराए। ओ हेलो मिस्टर, आंखें खराब हैं तो इधर उधर सर मारने से बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाएं। जायशा गुस्से से नथने फुलाकर बोली। छोटी सी नाक गुस्से से सुर्ख हो रही थी। मुकाबिल मुड़कर अच्छा खासा सुनाने का इरादा रखता था, मगर इसको देखकर वो रुका। ना जाने कहाँ कहानी ढूंढा था इसे, और वो यहाँ एक गाँव में मिली थी इसे। क्या देख रहे हैं आप? सॉरी करें मुझे। इसको अपनी तरफ देखता पाकर जायशा ने इसको घूरते कहा। मुकाबिल के गार्ड्स आगे बढ़ते, लेकिन इसके इशारे करने पर लब भींचते रुके। एक तो गलती इन मैडम की थी और ऊपर से गुस्सा वो शख्स पे हो रही थी। जायशा चलना क्या मसला है, गलती तेरी है, तूने गाड़ी रोंग साइड पर ली। तुम चुप करो, आप चलें, सॉरी करें, मुझे जाना है। फिर मैं भरपाई करने को तैयार हूँ, बट सॉरी नहीं बोलूंगा। इसने अपने शहर में चक्कर लेने वाली पर्सनैलिटी पर धीमी आवाज में कहा। शहर ने हैरत से इस शख्स को देखा जिसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि सिर्फ जायशा सुन सकी थी। पैसे का आरोप नहीं दिखाओ, बस सॉरी कर दो, इसने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। तो मुकाबिल के होंठ गहरी मुस्कुराहट में ढले। अगर इसने सॉरी कर दी तो आज तुम्हारी मेरी तरफ से रेट पक्की। सैर फिर से इसे कान में घुसकर बोली तो जायशा की आंखें चमकी। अब तो सॉरी करवाना और ज़रूरी हो गया था, कर लें सॉरी, जायशा ने कहा। तो इस शख्स ने नफ़ी में सर हिलाया। जायशा ने होंठ लटकाए इसे देखा। आंखों में जो चमक थी वो मानित पड़ने लगी थी। सॉरी। इसके जानिब झुकते इसने इसके कान में ऐसा कहा कि शहर सुन सके। इसके इस तरह करने पर जायशा थमी थी, ठटकी। दूर होते इसने गुस्से से कहा और शहर का हाथ पकड़ती वहां से भागी। होंठों पर मुस्कुराहट थी। आंखें खोली तो इनमें मौजूद चमक इसे कुछ करने की गवाही दे रही थी। हवा की तेजी से खिड़की से पर्दे हटे तो कमरा थोड़ा सा रोशन हुआ था। वो कमरा कमरा नहीं, फोटो एल्बम लग रहा था। हर जगह उसकी तस्वीरें, उसकी पेंटिंग, कहीं वो हंस रही थी, कहीं गुस्से थी और कहीं मुंह बिगाड़ रही थी। हर नए दिन के साथ इसकी एक तस्वीर इस रूम में लगती थी। इंतजाम नहीं हो रहा, क्या क्या करूं? तुम्हारा ये ठरकी बस तुम्हारे लिए खामोश है, वरना कब का मेरे पास होती। लेकिन तुम्हारा ये जो चिड़िया जितना दिल है ना, मैं उससे डरता हूँ। वो मुस्कुराकर बोला तो छनाक से जायशा का डर से इसका बाजू पकड़ना याद आया। अब बर्दाश्त से बाहर है इंतजार। वो कुछ सोच कर बोला और हंसा।
वलीद वापस मुड़ा तो देखा एक ट्रक ने इसी गाड़ी को टक्कर मारी और इसी गाड़ी को लाबाजियां खाते दूर जा गिरी। पेट्रोल फैलने की वजह से वहां कुछ ही सेकंड में आग भड़क उठी। वलीद जब तक वहां पहुंचा हर तरफ आग फैल चुकी थी। वो जल्दी गाड़ी के करीब जाने लगा तो वहां मौजूद लोगों ने इसे बाजू से पकड़ लिया। छोड़ो मेरी बहन, इनके हाथ झटकने की कोशिश की मगर वो लोग बहुत ज्यादा थे। गाड़ी जलकर कोयला बन गई तो वलीद वो घुटनों के बल वहां ही गिर पड़ा। कल और आज का दिन इसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। कल इसके माँ बाप इसे छोड़ गए थे और आज इसकी जान से प्यारी बहन इसे तनहा छोड़ गई थी। वो रो नहीं रहा था बल्कि वो तो अंदर से तड़प रहा था। इर्द गिर्द लोग जमा हो चुके थे। वो सब सरगोशी में कुछ बातें कर रहे थे। काश मैं बाहर ना निकलता गाड़ी से तो मैं भी उसके साथ इस दुनिया से चला जाता। सॉरी बाबा, मैं उसको बचा ना पाया। वो उठकर साथ खड़ी मस्जिद में दाखिल हुआ। तहज्जुद पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक दो आंसू बगावत करते निकल पड़े। या अल्लाह, आप मांगने के लिए सिर्फ सब्र है, मुझे इन हालात को गुजारने के लिए सब्र दे। बेशक आप जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, या अल्लाह रहम कर। वलीद ने रोते हुए कहा और हाथ चेहरे पे फेरते उठा। इसे अपने अंदर बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था। वो इत्मीनान से मस्जिद से बाहर निकला। एम्बुलेंस वहां पहुंच चुकी थी। वो गाड़ी में मौजूद झुलसी हुई लाश उठाते इसी कब्रिस्तान में इसके तदफीन के लिए आए थे जहाँ इसके माँ बाप थे। जब इसको कब्र में उतारने लगे तो वलीद जब्त के बावजूद रो पड़ा। तदफीन के बाद उनकी कब्र पर फूल रखते मन ही मन में कोई इरादा करते उठा और शहर के पास जाने लगा। अलीना इसे देखते ही पेट पकड़कर हंसने लगी। बांदेर जी, मुंह बंद कर। मीर ने दांत पीसते हुए कहा, भाई ये चोर है तो इसकी पिटाई क्यों नहीं की आप? रमला और मला, जरा जोड़ो लाना, झाड़ू लाना, चोर को पीटना है। शायद से कहती इसने मुलाजमा को आवाज दी जो भागती भागती झाड़ू ले आई और बिना मीर की शक्ल देखे एक दो झाड़ू उसकी कमर में दे मारे। हाय, ओए रुको। मीर ने कमर पे हाथ रखा तो अब की बार वहां मौजूद सबने कहका लगाया, सारी सारी सॉरी सॉरी मीर साईं, चोर कहाँ हैं बेबी, मुझे दिखाएं। ऐसी धुलाई कर उनके अंदर चोरी का सोचेगा भी नहीं। रमला ने अलीना से पूछते हुए कहा तो जब्त करती अलीना का कहका फिर से उबल पड़ा। सबको हंसते देखकर मीर ने मुंह बिगाड़ते शाह बीबी को देखा तो उन्होंने अपनी छुरी उठाई और जैन और अलीना की कमर में मारी। कमबख्त, हंसने की बजाय देखो बच्चा कैसे मुरझा सा गया है। चलो जाओ बच्चे, तुम मुंह धोआओ और बहू जाके इसके लिए जूस लेकर आओ। इनको घर के शाह बीबी ने मीर और महनाज बेगम से कहा। अलीना जाओ तौलिया उठा दे मीर को। मीर को जाता देखकर शाह बीबी ने अलीना से कहा तो उसे हिलाते इसके पीछे गई। ये लो मीर। अलीना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मीर ने मुंह पूछते कहा तो अलीना ने इसे नासमझी से देखा। जैन का बिहेवियर देखा है, जायशा के साथ इतना सब हो गया और वह आराम से बैठा और कहके लगा रहा है। मीर ने कहा तो अलीना ने नजर चुराई। इसका इस तरह करना मीर को ठिठका गया। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मीर, नहीं नहीं। आवाज़ क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? मेरी बात सुनो मेरी जान, अगर गलत को छुपाओगी तो तुम भी गलत कहलाओगी और वैसे भी हमें कुछ भी सिकट नहीं रहता। चलो शाबाश, बताओ मुझे ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मुझसे नजर चुरानी पड़ रही हैं? तोली को साइड पे रखते मीर ने इसके हाथ पकड़ते पूछा तो लीना ने अपने होंठ काटे। फिर कुछ सोच कर बोली, कल जब भाई घर आए तो बहुत परेशान थे, खाना भी सही से नहीं खाया था उन्होंने। मैं जब उनको खाना देने रूम में गई तो भाई वॉशरूम में थे और किसी की कॉल आ रही थी। मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना हो। मैंने जैसे ही मोबाइल कान से लगाया तो आगे से कोई आदमी बोल रहा था। अलीना ने कहा तो मेरे को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। क्या बोल रहा था वो शख्स? मीर ने मजीद खुरेदा तो अलीना ने एक नजर इसे देखा और फिर बोली, वो कह रहा था कि आपका काम हो गया। काम बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे आपने बोला था। एक्सीडेंट जैसी लग रही है उनकी मौत और मेरे पैसे कब देंगे आप जैन साईं? वो बोली और मीर को देखा जो बेयकीनी से दरवाजे में खड़े जैन को देख रहा था जो अलीना को घूर रहा था। अलीना ने इसकी नजरों की सीध में देखा तो अलीना को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई क्योंकि जैन ने इसे वार्न किया था कि इस बारे में किसी को पता ना लगना चाहिए। वो मीर के पीछे छुपी। मीर, जैन आगे बढ़ा। ऐसा कौन सा गुनाह किया था उस मासूम ने जो तुमने उससे उसके वारिस उसके माँ बाप ही छीन ली? हाँ, मुझे लगा उसने तुम्हें बदल दिया है मगर मैं गलत था। अरे तुमने उसे बदल दिया, उसकी जिंदगी ही बदल दी। तुम्हारा दिल ना कांपा उसके माँ बाप को मारते हुए? मैं पूछता ऐसा क्या किया था उसने जैन शाह जो तुमने उसकी ज़िंदगी ही तबाह कर दी? मीर ने गुस्सा झाड़ते हुए कहा। इस बार जायशा को रोना गिड़गिड़ाना याद आ रहा था। इसने तो नाजुक सी लड़की को अपनी बहन मान लिया था जिसे दुख की वजह और कोई नहीं इसका ही जिगरी यार था। इसकी धाड़ती आवाज़ सुनकर सब ऊपर की तरफ भागे थे। इसने मुझे जैन शाह को थप्पड़ मार के गुनाह किया था। उसने उसने मुझ पर हाथ उठाकर मेरी मर्दानगी को ललकारा था। जो उसने किया मैंने उसका रद्द-ए-अमल दिया था बस। जैन ने इत्मीनान से कहा। मीर का दिल क्या उसे जान से मार दी? किसी की जान लेकर वो कैसे आराम से कह रहा था कि रद्द-ए-अमल था बस। बाकी सब तो साकित इनके इंकिशाफ सुन रहे थे। वाह वाह, मुझे शर्म आ रही तुझे अपने दोस्त कहते हुए। अरे लानत है तुम पर, तुम्हारी मर्दानगी पर जो एक सनफ़े नाजुक को दिखाई तुमने। मुझे लगा तुम सुधर गए हो लेकिन मैं भूल गया था कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अपने हद में रहो मीर, जैन चीखा था। तुम रहो अपनी हद में, मैं नहीं ना तो मैं क्यों रहूँ? मुझे लगा मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ मगर अब लग रहा है ये तो वो जैन ही नहीं, ये तो कोई अजनबी है। वो जैन ही वो इस तरह के काम नहीं करता था जो मेरा यार था। तुम्हें पता, पहले जब तुम गुस्से होकर भी किसी को मारते थे तो इस तरह मारते थे कि उसको कोई जानी नुकसान ना हो। तब मुझे फ़ख्र होता था कि मेरा यार कुछ भी कर सकता है, बस गलत काम नहीं करेगा। मगर इधर भी तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। जो शख्स मेरे सामने खड़ा है ना, मुझे घिन आ रही है खुद से कि मैंने तुम जैसे शख्स से दोस्ती की। अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे इस वजीह चेहरे के पीछे छुपा वो भयानक चेहरा क्यों नहीं देख पाया मैं। चलो एक बार मान लिया उसने थप्पड़ मार दिया लेकिन उसे माँ बाप का कसूर कहाँ था? इसने बताओ उनको क्यों मारा?
मीर ने धाड़ते हुए कहा तो अलीना मजीद इसे चिपकी। शाबी भी सुन खड़ी, इनका पोता भी किसी मासूम का कातिल था। हाशिम शाह ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इसको इस तरह बनाया भी तो इन लोगों ने था। अपने घर दफा हो, मैं तुम्हें जवाबदाह नहीं हूँ और तुम इधर आओ जरा। जैन ने मीर को कहते अलीना का बाजू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे मीर ने बीच में ही रोक दिया। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो हाथ काट के रख दूंगा, समझे। इसका हाथ झटकते मीर ने खूनखार नजरों से इसे देखा। जैन ने हैरानगी से बीवी लफ्ज पर इसे और अपनी फैमिली को देखा। पहले मेरी बहन है और बाद में होगी तेरी बीवी, जैन ने घबरा कर कहा और हाथ आगे बढ़ाया, मगर मीर ने इसका हाथ पकड़कर मोड़कर इसे कमर से लगाया। पहले मेरी वाइफ फिर तेरी बहन, और मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को यहाँ से लेकर। मेरा मीर इसका हाथ छोड़ते अलीना का हाथ पकड़ा और बगैर किसी को देखे शाह हवेली से निकलता चला गया। वो सो रही थी जब इंटरकॉम पर कॉल आई। यस, सहर ने नींद से भरी आवाज़ में कहा। मैम सर आए हैं। कौन सर? सर मैम, सर वलीद आए हैं। इस वक्त तो आपके रूम के बाहर हैं। मैनेजर ने कहा और इंटरकॉम रख दिया। सहर पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोला। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, माथे पर बिखरे ब्राउन बाल, वो बिखरा बिखरा सा बहुत अजीब लग रहा था। वली